हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे रिवीजन सीरीज का जो सिलसिला मैंने चलाया है आपके साथ, आपके अपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 वाले बच्चों के साथ, चाहे आप 2016 सिलेबस के हैं चाहे 2022, अब सबके लिए मेरे बच्चे जिस टॉपिक को आज हमने शुरू किया है रिवीजन के लिए वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपने बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है या पढ़ रहे होंगे, और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में रेलिवेंट है, थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू, फुल बड़े क्वेश्चन, सबको मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे कवर किया है, वो आपको रिवाइज कराया है। आगे बढ़ने के पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि रियली में दी बेस्ट कॉन्सेप्ट, मैंने दी बेस्ट कंटेंट बना के यहाँ पे मैंने आपके लिए डिलीवर किया है, और आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं अभी भी और एग्जाम के अंदर में भी। एक काम जो बार बार कहता हूँ हर एक लेक्चर में, एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि रिवीजन करते समय जैसे आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, फिर रेगुलर क्लास में मेरे बच्चे जितने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, जैसे ये मेरी बुक है, मेरी बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस का आपने जो मेरे साथ रेगुलर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए, बस उसको नोट्स पलट लेना है। हाँ, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। इससे क्या होगा बच्चे कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अगर ये लेक्चर ना होता, आपको रिविजन करने में हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में आपको एक दिन बर्बाद हो जाते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे डिवोट करके आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं और अपना पूरी क्लास का प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप तैयार हो सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, बार बार मैं भी कहता हूं, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं ना, इसी कंटेंट से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आ जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, आपके लिए है, क्योंकि जो बोलना चाहता हूं इसलिए आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे और आगे अपने आप को बढ़ाएंगे। यही नहीं मेरे बच्चे, बाकी कोई भी चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है, चैनल पे ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है, आप उसको उस चैप्टर का नाम भाई संतोष कुमार टाइप करेंगे चैनल पे, तो ऑलरेडी आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और हर एक चैप्टर का जो नोट्स है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप क्या करेंगे उस नोट्स को वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ जी बच्चों, अगला चैप्टर हमारे रिवीजन का है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो सोल प्रोप्राइटर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर इसके एमसीक्यू करा के हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात, देखो यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स रेलिवेंट है इस चैप्टर से लेकर, वह आपको पहले ध्यान देखना है कि एग्ज़ाम में वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में पूछ रहा आपका, एंटिटीज के बारे में कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में। आपको पता है मेरे बच्चे कि जो हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं सोल प्रोप्राइटर में, वो बनाते हैं आपका क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उनमें 4 अकाउंट बनता है। एक बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर आपका बैलेंस शीट। क्लियर ना, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपका, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वहाँ पे टिक मार्क करेंगे, क्योंकि वो नहीं बनता है। तो ऐसे बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपका इसमें 2 अकाउंट बनता है जी, एक तो इनकम स्टेटमेंट, एक पोजिशन स्टेटमेंट। इनकम में अगेन वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात है आपका, और पोजीशन का मतलब क्या, बैलेंस शीट आपका होता है, जिसमें हम एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल को दिखाते हैं, है ना। आइटम्स टू बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। जब भी हम सोल प्रोप्राइटर का या पार्टनरशिप का, कंपनी की नहीं बात कर रहे हैं, कंपनी का अलग होता है बच्चे, पार्टनरशिप का या सोल प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इससे जुड़े हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे लिए एग्जाम में रिलेवेंट हो सकते हैं 1 मार्क या एमसीक्यू के लिए। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। बैलेंस शीट में मेरे बच्चे कई सारे नाम आते हैं, इन नाम में बहुत सारे नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि आपका टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं।
वेस्टिंग एसेट्स के बारे में हो सकता है कि एग्जाम में एक पोर्ट बन जाए कि व्हाट डू मीन बाय वेस्टिंग एसेट्स, या फिर गिव द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग, या फिर 3-4 नाम रहेंगे, बताओ इसमें से कौन सा वेस्टिंग एसेट्स होता है। पहले वेस्टिंग एसेट्स का मतलब समझे। वो एसेट्स पर बच्चे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से क्रिएट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप में आपका होते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि खत्म हो जाते हैं। जैसे कि माइंस हो गया, क्वेरी हो गया, है ना, जिसपे डिप्लेशन मेथड यूज नहीं करते, डिप्रिसिएशन का उनकी बात कर रहे हैं। तो वो सारे एसेट्स जो होंगे ना उनको हम वेस्टिंग, दोज फिक्स्ड एसेट्स विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। अ माइन फॉर एग्जांपल, माइन हो गया मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आप कंज्यूम करते हो प्रोडक्शन के टाइम के बीच में आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग एसेट्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका मेनली यहाँ पे किसको कवर किया जा रहा है, जो भी आपके पास यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एसेट्स के रूप में दिखाते हो उनकी बात की जा रही है। फिक्टिशियस एसेट्स, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, ये वो मेरे बच्चे एक्सपेंसेज है जो एक्सपेंसेज पहले हम इनकर्ड कर चुके हैं बट अभी तक प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किए हैं। तो जो भी खर्चे हो चुके, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इन खर्चों को हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस से, मतलब अगर हमने अभी तक माइनस नहीं किया तो बैलेंस शीट में दिखता है। तो बैलेंस शीट में कोई भी एक्सपेंस या लॉस अगर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, झूठा, मतलब वो एसेट्स है नहीं बट फिर भी हम एसेट साइड में उसको दिखा रहे हैं। तो ऐसे एसेट्स को क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। याद रहेगी बात आपको, ये सर, तो ये मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, करंट एसेट्स क्या होता है वो आप जानते हो ऑलरेडी, मैं इनके बारे में क्यों बात करूं। मैं आपको अब लेकर आना चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर में कि आइटम्स टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या होता है जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, आपका कैपिटल है, इन सबको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो वही कह रहा है आपका कि लायबिलिटी साइड में कौन से नाम को दिखाते हैं, तो एक तो लायबिलिटी, दूसरा आपका कैपिटल। ठीक है, खैर ये तो मैं इसके लिए थोड़े था। एक चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल के लिए देखो क्या क्या बोल रहे कि डैश इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। तो आंसर क्या हो गया आपका, कैपिटल हो गया, है ना। एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल होता है। या फिर ये लाइन दे सकता है कि डैश मतलब कैपिटल इज द क्लेम ऑफ ऑनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या कैपिटल वर्ड है, यहाँ पे कैपिटल जो कि ऑनर के एसेट्स में, सॉरी फर्म के एसेट्स में ऑनर का क्लेम कितना, हम उसको कैपिटल के नाम से जानते हैं। बाकी बातें आपको पढ़ जाना है, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद आपके लिए अच्छा चीज होता है अरेंजमेंट या मार्शलिंग ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। मार्शलिंग का मतलब होता है कि आप अपने बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी को किस ऑर्डर में दिखाते हैं। तो मेरे बच्चे एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाने के दो ऑर्डर होते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी या फिर इन द फॉर्म ऑफ आपका परमानेंस, है ना। मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मार्शलिंग का मतलब यहाँ पे कहता है, मार्शलिंग, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, तभी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। द टर्म मार्शलिंग रेफर्स टू ऑर्डर इन विच द वेरियस एसेट्स लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट। assets and liabilities are shown in their order of liquidity or in their order of permanency. In the order of liquidity, कौन ज्यादा लिक्विड है उसको पहले दिखाओ। तो जितने ज्यादा लिक्विड मतलब क्या, जो रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, या तो वो कैश होते हैं या कैश में कन्वर्ट, जब चाहूँ तब कन्वर्ट कर दूं। तो लिक्विडिटी फॉर्म का मतलब होता है कि पहले मोस्ट लिक्विड एसेट्स को ऊपर दिखाइए, यानी कि कैश हो गया, फिर बैंक हो गया, फिर आपके जैसे आपको मान लो कोई डेटर्स पड़ा हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब कि आपके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक जो मोस्ट लिक्विड है ऊपर, फिर कम लिक्विड, फिर कम लिक्विड, फिर कम लिक्विड, इस ऑर्डर में दिखाइए, या दिखाइए इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। परमानेंसी कौन ज्यादा आपके पास परमानेंट है, मतलब कौन ज्यादा लंबे समय के लिए है। तो जो एसेट्स ज़्यादा लंबे समय के लिए होगा उसको हम पहले दिखाएंगे, जैसे कि लैंड बिल्डिंग अगर मान लो आपका है, फिर मशीन हो गया, मतलब वो कंपनी फॉर्म टू डिपेंड करेगा। लेकिन ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, ये दो वर्ड आपको दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है ना। ना लिक्विडिटी का मतलब मैंने ऐसे आपको बता दिया, यहाँ पे नीचे में मैंने आपको समझाया हुआ है कि लिक्विडिटी का मतलब होता है इट मीन्स द इज विथ विच द एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश। दोज एसेट्स व्हिच आर मोस्ट डिफिकल्ट टू convert them into cash are written last. In case of liquidity form of maintaining balance sheet, those assets which are
मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश, दे आर रिटन कहा जी लास्ट, वो लास्ट में मतलब सबसे एंड में दिखाते बच्चे ऐसे चीज़ों को। अरे बदमाश इसको क्यों नहीं लिख रहा है, ये आपका हुआ। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। परमानेंसी में क्या करते हैं कि जो एसेट्स आपका परमानेंटली आपके पास रहेगा उनको पहले दिखाते हैं फर्स्ट में, और जो आपका परमानेंसी कम मोस्ट कम होगा मतलब मोस्ट लिक्विड होगा उसको हम लास्ट में दिखाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, जरा बताओ अगर हम बैलेंस शीट बना रहे परमानेंसी के बेसिस पे, तो विच नेम विल बी शोन एट द एंड ऑफ द आपका बैलेंस शीट, तो क्या होगा कैश। क्योंकि मेरे बच्चे परमानेंसी में जो आपका सबसे जो परमानेंट आपके पास नहीं रहता, मोस्ट जो परमानेंट नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं कैश। तो याद रखना इसमें कैश आपका एंड में होगा, ठीक है ना। ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। लिक्विडिटी के कैसे बोले कि मान लो जी बैलेंस शीट बनना है लिक्विडिटी के बेसिस पे, तो कौन से आइटम को टॉप पे दिखाया जा रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कैश, मोस्ट लिक्विड मतलब आपका। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब वही मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, एट हैंड नहीं, कैश एट बैंक हो गया, एट बैंक ये आपका हो गया। इन्वेस्टमेंट ये सोन, मतलब ये नाम आपको याद नहीं रखना, बट ये ऊपर में कौन सा नाम आ रहा है और एंड में कौन सा नाम आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैश इन हैंड एंड में होना चाहिए, ये आपको ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कैश एंड बैंक कहने का मतलब। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपका यहाँ पे लायबिलिटी को हम बुक में कैसे दिखाएं, वो तो एसेट साइड की बात थी। तो मेरे बच्चे लायबिलिटी जो होते हैं वो अर्जेंसी ऑफ परमानेंट और इन रिवर्स, मतलब जो लायबिलिटी आपको लगता है कि ज़्यादा परमानेंट आपके पास रहेगा, कौन सी लायबिलिटी सबसे ज़्यादा परमानेंट होती है, तो कैपिटल। फर्म के लिए तो कैपिटल भी लायबिलिटी है, इनसाइड लायबिलिटी, तो कैपिटल फिर आपको ऊपर आ जाएगा, फिर आपका फिक्स लायबिलिटी, फिर आपका करंट लायबिलिटी। अगर रिवर्स ऑर्डर करते तो हम क्या करेंगे जी, पहले आपका करंट लायबिलिटी होगा, फिर आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा, फिर आपका कैपिटल होगा। तो ये दो तरीका है, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बिना किसी डाउट के। फ्लोटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये भी एक नाम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फ्लोटिंग एसेट्स का मतलब होता है बच्चे कि जो एसेट्स फ्लोट यानी कि चेंज होते रहते हैं, मतलब जो आपके पास बहुत समय के लिए नहीं रहेंगे। सुनो ना क्या बता रहा है, फ्लोटिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब क्यों जी, ये फ्लोट होते रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, वही तो होता है फ्लोट करना, है ना, चलते रहना, आते रहना। तो इसको बोलते हैं आपको फ्लोटिंग एसेट्स, है ना। द टर्म फ्लोटिंग इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट सच एसेट्स कॉन्स्टेंटली चेंजेज इन वैल्यू थ्रू ट्रांजेक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू, है ना, कि वो चेंज होते रहते बच्चे। फ्लोट मतलब आज कुछ वैल्यू है, कल कुछ और वैल्यू रहेगा, आज दूसरा है, कल कोई और रहेगा। इन सबको एक और फ्लोटिंग एसेट्स का दूसरा नाम सर्कुलेटिंग एसेट्स भी है। ये सब बातें बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे, और यही बातें आपको दूसरे बच्चों से आगे करेगा मेरे बच्चे। आपने टारगेट 40 किया हुआ है कि क्लास के अंदर में जो चीज़ें पढ़ेंगे एटलीस्ट 40 मार्क्स का जो थ्योरी आपका एमसीक्यू आएगा उसको कवर करें, बाकी सबका पूरा रिवीजन करें। हम उसी प्रोसेस में बढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक वर्ड को समझना है मेरे साथ, है ना, दिमाग में बैठा कर रखना है। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आपका 4 अकाउंट बन जाता है। एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बाकी के 3 अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। याद है आपको ना, आपने पढ़ा हुआ मेरे साथ कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं मेरे बच्चे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटिटीज होते हैं वो क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड नो डाउट कि फिर वो बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। अगर वो पार्टनरशिप रहेगा तो यहाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका जी, आपका रॉ मटेरियल WIP, परचेजेज आप यहाँ पे लिखते हैं, परचेजेज लिखते हैं। फिर आप जितने भी फैक्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, और फिर आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपका यहाँ पे तो आपका सॉरी ये हो गया आपका, माफ़ कीजिए मैं कहीं जोश में चला गया, कहीं दिमाग कहीं और लेके चला गया, सेल्स नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं किसका, ऑफ आपका रॉ मटेरियल और फिर आपका WIP का।
ये तो काम होता है, बोलो ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते समय एक्चुअली ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेजेज आपका है, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको भी लिखना ठीक नहीं होता, क्योंकि फॉर्मेट कहता है कि आप इन तीन को लिखने के बजाय ना ये ओपनिंग प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड लिख दो आप यहाँ पे, कंज्यूम्ड। मतलब मैं बताऊं तो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख सकते हो, बट जनरली क्या होता है बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आता है, और रॉ मटेरियल का ओपनिंग, परचेजेज और क्लोजिंग को प्लस माइनस करके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ में क्या होता है। अगर कोई बच्चा रॉ मटेरियल का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ और परचेज लिखता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तीन नाम को लिखो या फिर इसको लिखो, मीनिंग सेम आपका है। और इन सबको प्लस माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स आपके प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो आपका निकल के आता है। तो एग्जाम में आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट व्हाट, तो क्या होगा, चार ऑप्शन में कहाँ टिक मार्क करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड मेरे बच्चे, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ उसकी कॉस्ट जानने के लिए, सेल नहीं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपका। एग्जाम में पूछ रहे कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक WIP कहाँ दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फैक्ट्री तक के सारे खर्चे कहाँ दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है, जितना गुड्स हमने इस साल प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट आपका। फिर मेरे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक किसका लिखते हैं, फिनिश गुड्स का। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ किसका लिखते हैं, फिनिश गुड्स का। दो का यहाँ चला गया, तीसरे का यहाँ चला जाता है। फिर आपका इसके बाद आपका ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है उसको हम यहाँ लेकर आते हैं, मतलब ये जो पहले से फिनिश गुड्स है और ये जो इस बार प्रोड्यूस हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ आपका गुड्स प्रोड्यूस्ड ये आप यहाँ लिखते हैं। और इनको, इनका जो बैलेंसिंग फिगर है हम उसको कंपेयर करते हैं किससे, सेल से। जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको क्या बोलते हैं, GP बोलते हैं। इस GP को यहाँ लेकर आते हैं और जितने भी एक्सपेंसेज अब बाकी आपके इनडायरेक्ट हैं माइनस करके आप NP निकालते हैं। एक और क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि एक बात बताओ कि जो रॉ मटेरियल आपके पास था, ये जो WIP था, इसमें से कुछ स्क्रैप हो गया, कुछ खराब हो गए, कुछ बर्बाद हो गए, और वो स्क्रैप सेल करके आपने कबाड़ी वालों को बेचकर मान लो 5,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। तो 5,000 का जो सेल ऑफ स्क्रैप है, कौन से स्क्रैप, जो रॉ मटेरियल WIP से क्रिएट हुआ है, हम उसको कहाँ दिखाएंगे, वो सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में कहाँ दिखाएंगे। तो याद रखना मेरे बच्चे, रॉ मटेरियल WIP के खर्चों को अगर आप यहाँ दिखा रहे हैं तो इससे जो जुड़ा हुआ आपका स्क्रैप होगा उसका सेल आप यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर इसको रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आपका कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि उतना रिकवरी आपका हो चुका है। तो खैर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि आपने मेरे लेक्चर्स या फिर अपने प्यारे सर के या फिर आपने सेल्फ स्टडी भी किया होगा, तो इन सबको पहले से पूरा आपने पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे। इसलिए एक एक टॉपिक को बताना जाऊँ तो मैंने 18-20 घंटे लगाए इस बात को समझाने के लिए मेरे रेगुलर क्लास करने, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वही बात है, वही आपका कि कौन से आइटम कहाँ जाएंगे, इन्हीं बातों को मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे थ्योरी के रूप में आपको दिया हुआ है। जरा देखो ना क्या बता रहा है यहाँ पे, सुनेंगे आप मेरे साथ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन केस वेयर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज टू बी, जहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये वर्ड सभी याद रखेंगे आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कह दे या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह दे, सबका मीनिंग सेम होता है। जहां पे सर्टन करना होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हैं। It is debited with all the expenses that are incurred in manufacturing goods in this account besides such expenses as freight on purchase of raw material, custom duty, wages, rent, lighting, factory, मतलब ये सब तो दिखाते है। We must also debit the manufacturing account with repairs to plant machinery, depreciation, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे बच्चे अभी तक जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग था तो जो डेप्रिसिएशन होता था, प्लांट मशीनरी पे रिपेयरिंग होता था, वो सारे खर्चे कहाँ जाते थे आपका, सभी जाते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बट यहाँ पे वो सारे खर्चे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में। कसम खा लो कि फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको हम कहाँ दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है ना। इन दिस अकाउंट वी आर, ये पूछ सकता है कि जरा बताओ कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहाँ दिखाएंगे,
तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अगर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। याद है ना कि जब हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग केस में मशीन पे, बिल्डिंग पे, किसी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो प्रॉफिट लॉस में दिखाया। सर ऐसा क्यों है? तो गलती एथिकली, बट पूर्वज ऐसे करते आ रहे हैं, बुक में भी है, तो वही हमें पढ़ना है, इस पर क्या करूं मैं, बताओ, झगड़ा थोड़े कर सकता है। अच्छा, इन दिस अकाउंट वी हैव टू शो द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अभी जो बता रहा था ना, इंस्टेड ऑफ शोइंग द ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज एंड द क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली। मैंने बताया कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो उसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, परचेजेज यहाँ पर दिखाने के बजाय अच्छा होता है उसको नेट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप लिखें। सर आपने क्लास में पढ़ाते समय तो बोला था रॉ मटेरियल लिख दो, मैंने कहा ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, आपका क्लोजिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल होता है, एडवाइजेबल कि इस तरीके से आप लिखिए आप यहाँ पे। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं दिखाता, हमें पता है, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जो जिस पे काम होना है या जो अभी शुरू होना है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जाता है मेरे बच्चे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये भी कहाँ जाता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में डेबिटेड होता है, ओपनिंग को, क्लोजिंग को हम क्रेडिट करते हैं, अभी दिखाया था मैंने। ये देखो आ गया, इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम वेस्ट मटेरियल ऑलवेज इमर्जेज व्हेन दे सोल्ड, वही सेल ऑफ स्क्रैप, द अमाउंट रियलाइज क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये भूल के बच्चे ट्रेडिंग में मत डाल देना, प्रॉफिट लॉस में मत डालना, क्योंकि अगर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता तब तो ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप या सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। द बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या निकल के आता है जी, ये निकल के आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हुआ उसका कॉस्ट आपका, ठीक है ना। और ये कहाँ हम ट्रांसफर करते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बातें समझ लो मेरी बात ना, जितने भी चीज़ें हो सकता है सबको। और ये लीजिए, अब ये आया आपका सुपर पावर, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिवीजन। इन पे और ऐसे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए बच्चे आपको रेगुलर क्लास के अंदर में, मास्टरी कराया, एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस कराया कि मेरे बच्चों में शक्तियां असीम आ जाए और आप उन शक्तियों को फील कर रहे होंगे। और उसी के बाद अब उसका एक छोटा सा रिवीजन फटाफट सुनेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी आपस में प्लस माइनस हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी नाम आपका एडजस्टमेंट में है तो मेरे बच्चे हमें उसका दो जगह ट्रीटमेंट करना होता है। एक तो उससे जुड़ा हुआ जो एक्सपेंस या रेवेन्यू है वहां से प्लस माइनस करना होता है, और फिर उसको बैलेंस शीट में दिखाना होता है ना, बोलो ना। ये सर, ये सब बातें मैंने आपको बताया हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, याद कीजिए कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का हमने ट्रीटमेंट क्या बताया है, याद रखना। अगर नॉर्मल लॉस है तो हम क्या बोलते हैं, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, हम उसको कुछ नहीं करते, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। रीजन मैंने बताया बच्चे कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ पे कोई एक्सपेंसेज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसी में से कुछ लॉस्ट हो गया तो हम दोबारा नहीं दिखाएंगे। नॉर्मल लॉस आपका नो ट्रीटमेंट। हाँ, अगर कोई लॉसेज या एक्सपेंसेज एबनॉर्मल होते हैं तो एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। अगर वो लॉस या एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के किसी आइटम में मिला हुआ है तो हम वहां से उसको माइनस करके प्रॉफिट लॉस में लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारा परचेजेज है, अगर हमारा परचेजेज है मेरे बच्चे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में परचेजेज आपका यहाँ पे है और ये कहता है कि 6 लाख रुपए का अमाउंट है, इस 6 लाख में से कहता है कि 40,000 का आग लगा और लॉस्ट हो गया, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल का मतलब कि जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते। एबनॉर्मल का मतलब जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको हम मतलब अपने क्षमता से उसको इंश्योरेंस करा कर रोक सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ये है और इसमें से 40,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया बाय फायर, बाय थेफ्ट, तो हम क्या करते हैं, उस 40,000 को यहाँ से माइनस कर देते हैं। हम ट्रेडिंग में नहीं दिखाते, हम प्रॉफिट लॉस में लाकर दिखाते हैं, बोलते हैं कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर आपका 40,000 रुपये बताया मैंने ना। ये सर, अब इसको या तो यहाँ पे लेस करो या फिर हमने क्या बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे 6 लाख ही लिखो एंड जो आपका एबनॉर्मल लॉस है उसको आप इस साइड 40,000 रुपये दिखा दो, मीनिंग सेम है। एग्जाम में आ जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो कहाँ टिक मार्क होगा कि इट इज क्रिएटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। पूछ दे कि वेयर एबनॉर्मल लॉस इज शोन,
तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ये तो ट्रीटमेंट है कि यहाँ से माइनस करना है, यहाँ पर दिखाना है, बट शो एक्चुअली कहाँ हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस में हो रहा है ना बच्चे, बोलो ना। हाँ, उसके बाद इस लॉस पे कहा था कि 40,000 का लॉस हुआ, मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, वो कहते हैं कि ठीक हम 28,000 पे कर देंगे, तो हमने क्या बताया, या तो 28 जो आपको पे कर देंगे उसको इस साइड लिख दो, या फिर इसी में से बेटर होता है माइनस कर दो इंश्योरेंस क्लेम आपका 28,000 और बाहर में खर्च कितना दिखा दो 12,000। जो क्लेम एडमिटेड है, जो पैसा अभी आपको मिलना है, उसको क्या करेंगे जी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि पैसा लेना है, हमारा एसेट्स है, राइट है बच्चे, बोलो ना, ठीक बोल रहा हूँ ना, यस सर। तो ये तो चीजें अब आप जानते हैं। मैनेजर्स कमीशन, मेरे बच्चे, मैनेजर कमीशन आपका ध्यान देना होगा कि वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे कह रहा है, अकॉर्डिंगली हम कमीशन निकालते हैं। और इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एमसीक्यू में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए हुए, हम उसका प्रॉपर डिस्कशन वहां भी कर लेंगे, तो इसको क्यों फालतू में टाइम में बात करूं। जो भी गुड्स आपका यूज हुआ है फ्री सैंपल में, चैरिटी के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में, पर्सनल यूज के लिए, ये सारे गुड्स हम ट्रेडिंग काउंट के परचेज से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो गुड्स फैक्ट्री में यूज नहीं हुआ। यहाँ पे तो मेरे बच्चे जो फैक्ट्री तक का होता है उसी की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो कोई भी गुड्स अगर मान लो कि जो आपने फैक्ट्री में यूज नहीं किया, प्रोडक्शन में यूज नहीं किया, वो आपका नॉर्मल ऑपरेशनल बिजनेस में यूज नहीं किया, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और वो जहाँ के खर्चे वहाँ दिखाते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट पे, चैरिटी पे, फ्री सैम्पलिंग पे गुड्स यूज किया आपने, तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अगर ओनर विड्रॉ कर लिया अपने लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल से माइनस कर देते हैं। पढ़ा है आपने ना, तो यही सब काम करेंगे। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसमें तो हमने क्या मस्त तरीके से आपको कितना समय लेकर बताया था, आपको याद होगा। मैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे याद दिला दूं कि आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये रहा आपका बैलेंस शीट। आपके ये रहे परचेजेज, ये रहा आपका परचेज, ये रहा आपका सेल्स। सेल्स मान लो आपका 8 लाख रुपए का है, बाकी सारी बातें जो भी रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि जो 8 लाख का सेल किया, इसमें से 40,000 का मान लो जो सेल किया है, उसका अभी तक आपको अप्रूवल नहीं मिला। मतलब 40,000 का गुड्स हमने किसी कस्टमर को दिया था कि भैया आप जाके पैसा कलेक्ट कर लेना, और वो माफ़ कीजिए, गलत बोल दिया, दिमाग कहीं और चला गया था, ध्यान यहाँ बच्चों, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। 40,000 का गुड्स मैंने किसी कस्टमर को दिया था कि जाओ आपको अच्छा लगे तो ठीक, अदरवाइज मुझे आप वापस कर देना। और वो आदमी जिसको मैंने दिया था ऑन अप्रूवल बेसिस, वो अभी तक हमें अप्रूवल दिया नहीं है, मतलब वो दे भी सकता नहीं भी दे सकता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अमाउंट को जिसका अप्रूवल साल के एंड तक नहीं मिला, वी कैन नॉट ट्रीट देम एज द सेल फॉर द बिजनेस। तो हम क्या करेंगे जी, उस 40,000 को हम यहां से माइनस कर देंगे, वो हमारा सेल नहीं है। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स होंगे उसमें भी क्या करेंगे, 40,000 माइनस कर देंगे। जब सेल ही नहीं है तो फिर पैसा भी कैसे रिसीव करने का राइट मेरे पास आएगा, वो भी राइट मेरे पास नहीं है। तो सेल्स को कम कर देंगे बच्चे और आपके डेटर्स को कम कर देंगे। यहां तक ठीक है, ये सर। अगर वो सेल नहीं है तो फिर क्या है, स्टॉक है, बट वो स्टॉक गोडाउन में नहीं है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। कोई भी स्टॉक हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर। सारे क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिखते हैं ना, तो एक तो आपका गोडाउन में होगा, उसको यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा। इसका ये जो 40,000 है, इसकी जो कॉस्ट होगी, हम ट्रेडिंग में बोलेंगे स्टॉक विद कस्टमर। मान लो कैलकुलेशन करके इसका कॉस्ट आपका 32,000 निकल के आया, तो 32,000 यहाँ आ जाएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक फिर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो स्टॉक आपका यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर 32, क्योंकि स्टॉक का मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट उसको दिखा देंगे। ऐसे स्टॉक का मेजरमेंट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस फ्यूचर एवरेज लोअर पे होता है, बट क्योंकि सेल्स ज्यादा प्राइस पे, तो नो डाउट की कॉस्ट कम रहा होगा, तो कॉस्ट पे उसको दिखा रहे हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूं? अरे आप समझ रहे हो ना? मुझे थोड़ा सा इसको पीना है, मुझे पता नहीं नींद क्यों आ रही है। चार दिन हो गए, 4 दिन से कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस मतलब सुबह क्या, शाम क्या, रात का, दिन क्या, पूरे कॉन्टिन्यूस स्टडी कर रहा हूं। आप में से कोई भी बच्चा जो इस क्लास को देख रहा है, आप मेरे एफर्ट को मानना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे आपके लिए कर रहा हूं। कोई फायदा मेरे लिए नहीं है इसका, 1 रुपए का फायदा नहीं है, आप समझो मेरी बात।
लेकिन ये करने का मोटिव है कि आपका अच्छा रिवीजन हो, आपका अच्छा एग्जाम जाए, आपके दिमाग में उल्टे सीधे जो मार्केट में बातें चलती रहती है उससे हटके सिर्फ फोकस्ड एग्जाम पे रहे और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे हमने ये आपका स्टॉक विद कस्टमर का दिखाया ट्रीटमेंट, है ना। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि जितने गुड्स अप्रूवल पे दिए थे, कितने का अप्रूवल नहीं मिला, उसी से सिर्फ ट्रीटमेंट होगा मेरे बच्चे। जो मतलब जो सेल्स नहीं माना जाएगा, जिसका अप्रूवल मिल गया वो तो ठीक है, वो सेल्स में मिला हुआ, डेटर्स में मिला हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। जिसका अप्रूवल साल के एंड तक नहीं मिला उसको ही सिर्फ कैंसिल करने का काम करते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एक तो पहले आपको एक मैं पॉइंट दे दूं, ये एग्जाम में पूछ देना कि यार ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर आपका डिस्काउंट, ये किस टाइप के अकाउंट है। तो मेरे बच्चे ये पर्सनल अकाउंट है, ये 99% बच्चों को नहीं पता होता। प्रोविजन फॉर, मैंने अपने रेगुलर क्लास में आपको बताया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वी क्रिएट ऑन डेटर्स। हमने आपको बताया भी था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स। नहीं बताया था, नहीं बताया था मैंने, अरे जरा इसको छू के बताओ, नहीं बताया था मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होते हैं, दे आर दैट अमाउंट ऑफ डेटर्स ऑन विच वी हैव डाउट कि वेदर दे विल पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट और नॉट, and due to that we create the provision। तो provision for doubtful debt, it's a type of, it's a part of debtor ना। तो it means कि if debtor is the personal account, then provision for bad debts account will also be the personal account। बोलो हाँ। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चे, ये पर्सनल अकाउंट में आप टिक मार्क करेंगे, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ना। मैंने बड़े अच्छे अच्छे चीजों को ढूंढ के आपके लिए रखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे बनता है, ये बनता है आपके टोटल डेटर्स पे। टोटल डेटर्स में से भी जो मतलब डूब गया या जिसकी श्योरिटी है कि पैसा मिल जाएगा, उसको हटा के हम बनाते हैं। मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनता है, गुड डेटर्स पे। ये किस पे बनता है बच्चे, ये बनता है नॉट ऑन टोटल डेटर्स, ये गुड डेटर्स, जो अच्छे डेटर्स हैं, मतलब जिनसे लगभग हमेशा पक्का है कि हमसे पैसा मिल जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा, उस पे बनाते हैं। और ये किस पे बनाते हैं बताइए, ये आपका बनाते हैं टोटल डेटर्स पे। ये सब बातें आपको मैंने बताई हुई हैं, है ना। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, मैं आज ही ये क्वेश्चन करा दूंगा, आपके स्टडी मटेरियल का है, ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का स्टॉक हमने गलत वैल्यू किया था, उसका ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पिछले साल के स्टॉक को अगर हमने वैल्यू किया था कुछ गलत तरीके से, तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, देखेंगे आप कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि लास्ट ईयर कहता है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, लास्ट ईयर का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, वो कहता है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड बाय ₹10,000, 10,000 रुपये अंडर वैल्यूड है। तो ये कंफर्म्ड है कि करंट ईयर का आपका जो ट्रायल्स दिया हुआ है, उस ट्रायल्स में जो आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक, मान लो वो ओपनिंग स्टॉक कहता है कि 90,000 का है, तो मेरे बच्चे ये 10,000 से अंडर वैल्यूड है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उस ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक आप जो यहाँ पे लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 90? नहीं सर, 90 जो है ना वो अंडर वैल्यूड है, मतलब ये कम वैल्यू किया गया है, 10,000 रुपये कम, तो ये होना कितना चाहिए था आपका 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपये यहाँ पे दिखनी चाहिए, आप वो दिखा देना, क्लियर ना। और इसका एक दूसरा इंपैक्ट भी अब आपको सोचना होगा, वो क्या सोचना होगा कि यार लास्ट ईयर मतलब इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो पिछले साल जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो ये तो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा ना, तो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 से कम दिखाया गया होगा। अरे इस साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो पिछले साल का क्लोजिंग ही तो इस साल का ओपनिंग होता है, तो पिछले साल आपका क्लोजिंग भी आपका 10,000 से अंडर वैल्यूड रहा होगा। और पिछले साल अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 से अंडर वैल्यूड रहा होगा
पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक अगर 10,000 से आपका अंडरवैल्यूड रहा होगा तो मेरे बच्चे पिछले साल का जो प्रॉफिट है ना वो आपने 10,000 कम निकाला होगा, क्योंकि ये इनकम साइड है। जितना कम लिखोगे उतना प्रॉफिट कम निकला होगा, जितना प्रॉफिट कम निकला होगा उतना कम कैपिटल में ऐड हुआ होगा पिछले साल। तो आपको क्या करना होगा, इस साल के बैलेंस शीट में मेरे बच्चे जो भी कैपिटल यहाँ पे आपका दिया रहेगा पिछले साल का, लास्ट ईयर का मतलब इस साल का जो ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस पर दिया रहेगा उसमें हमें क्या करना होगा जी, और 10,000 ऐड कर देना होगा। लिख देंगे आपका एरर रेक्टिफाइड ऑफ लास्ट ईयर, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर 10,000 करके आप इसको सही कर लेंगे। तो दो बातें, एक तो कैपिटल डायरेक्टली कैपिटल में करना, मैंने रेगुलर क्लास में दो तरीके से बताया है। एक तो डायरेक्टली कैपिटल में, एक आपका प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे लिखते हुए, प्रॉफिट लॉस वाला काम नहीं करना, वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो काम खराब हो जाएगा। मतलब एग्जाम है तो ठीक, बट एग्जामिनर हो सकता है कि बदमाशी कर ले। तो अच्छा होगा कि डायरेक्टली आपको कैपिटल में प्लस माइनस कर देना पिछले साल का इम्पैक्ट, और फिर आपको यहाँ पे सही करते हुए लिखना है, बस यही काम करना है। क्लियर ना? ये आपका अंडर का हुआ, ओवर वैल्यूड का उल्टा हो जाएगा, इसका आप खुद कर लेंगे। सर अगर पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक हुआ तो पिछले साल को ओपनिंग में भी तो हुआ होगा? नहीं बदमाश, हर एक साल के एंड में हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं, हर एक साल के एंड में। तो आपको सिर्फ इस साल का आपको सुधारना है, पिछले साल का कहाँ गलती बता रहा है ना? तो ये बता रहा तो सिर्फ यहीं पे गलती मानेंगे, ठीक है ना? हो अच्छा जी, और आते हैं हम लोग, और क्या पॉइंट्स हैं? ये भी हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी या इंटरेस्ट टू ऑनर सोल प्रोप्राइटर फर्म के अंदर में पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को जो भी कुछ देना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में उसको खर्च के रूप में दिखाएंगे। और क्योंकि पार्टनर को देना है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे। किया है हम लोगों ने, पार्टनर को जो भी कुछ मिलता है हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है ना बच्चे, बोलो हाँ, यस सर। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेज, ये तो बड़ा ही ध्यान से, इस पे तो मतलब कि कई सारे गेम खेले जाते हैं। तो एडजस्टेड परचेज के बारे में याद कीजिए मैंने क्या बताया हुआ है। एडजस्टेड परचेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस में अगर नाम दिख जाए यहाँ पे एडजस्टेड परचेज का, मान लो 1 लाख रुपीज, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है बच्चे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ये करके बता रहा है। उस केस में आपके ट्रायल बैलेंस में अगर यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है तो वो स्टॉक आपका क्या रहा होगा जी, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, है ना? क्योंकि एक्चुअली परचेज के नाम पे फैक्ट्री में कितना यूज हुआ वो ऑलरेडी आपको बता रहा है 1 लाख रुपीज। एडजस्टेड परचेज का मतलब जैसे वो नहीं था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वही यहाँ पे है। एडजस्टेड परचेज का मतलब कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज दिया रहेगा तो ये 1 लाख सीधे कहाँ जाएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडजस्टेड परचेज। फिर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया भी नहीं होगा ना लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी फिर यहाँ नहीं लिखेंगे बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। फिर ये स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट के अंदर में, यहाँ पे। अब देखो कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया था कि लिखा था एडजस्टेड परचेज, मैं आपको दिखा दूं, आपके एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लिखा था एडजस्टेड परचेज, और फिर यहां पे मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस में लिखा था परचेज रिटर्न, मान लो 2,000 रुपये। जब भी पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं तो परचेज का मतलब कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सब कुछ मतलब प्लस माइनस हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस में अगर ये नाम आपको दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ है। यानी कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो 1 लाख में इस 2,000 को माइनस करके फिर 98,000 दिखाएंगे। ठीक है ना? ये बातें मैंने आपको समझाई हुई है, रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग इस काम को ख़त्म करते हैं। और इसके बाद कुछ बचा है क्या, एक बार चेक करते हैं। मैंने हाँ, ये एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ आपको जी कि ये जरा सुन लो आप। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इंट्यूशन हो रहा है मेरे बच्चे, इंट्यूशन हो रहा है कि शायद ये क्वेश्चन इस पर एग्जाम में बन जाए, शायद बन जाए। तो आप ना इसके लिए तैयार रहना। सुनिए क्या है, ऐसे मैंने क्लास में कराया, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कराए, बट फिर भी सुनना। प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन आइटम से जुड़ा हुआ, इन आइटम से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले इधर ले लेता हूँ। ये नोट्स ऑलरेडी आपके पास है, तो मैं आप अपने बुक्स वो नोट्स में देखिए और मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। हो। सुनेंगे ध्यान से यहाँ पे क्या बता रहा है मेरे बच्चे। सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जाम्पल वन का। कहता है कि प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए बैड डेट्स अकाउंट, ये बना दिया हमने बैड डेट्स अकाउंट। छोटा सा बनाएंगे, आप साथ साथ बनाओ ना, अच्छा लगेगा आपको, छोटा सा बनाइए। फिर बनाएंगे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तो आपने बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कह दे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह दे, सबका मीनिंग सेम होता है, ये हमने बनाया। फिर क्या बोल रहा बनाने के लिए, कहता है कि प्रॉफिट लॉस में इसका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो भी दिखाइए। ये भी थोड़ा मतलब हर एक चीज 2-2 साल का बनना है। और बैलेंस शीट में जो इसका पोस्टिंग होगा वो दिखाइए। बैलेंस शीट में टैली नहीं करना, बस इससे जुड़ा पॉइंट्स आपको दिखाना है। देखो मैंने आपको क्लास में बताया कि 2 मेथड होता है इसके ट्रीटमेंट का, तो पहले मैं मेथड 1 दिखाऊं, पहला मेथड कैसे करेंगे, एग्जाम में बताएगा, आपको चिंता नहीं करना है। फर्स्ट 2012 को कहता है कि बैड डेट्स का प्रोविजन है 5000, तो फर्स्ट 12 को मेरे बच्चे बाई बैलेंस बीडी है ना, पिछले ये आपका बैलेंस आ रहा है, ये 5000 का अमाउंट है, ठीक है। 2 साल की कहानी है, अभी हम 12 की कर रहे हैं। और फिर मेरे बच्चे डेटर्स कहता है आपका 1,25,000 का, इसने कहा तो नहीं डेटर्स बनाने के लिए, बट मैं आपके लिए बना देता हूं यहीं पे। तो आप मेरे साथ एक अकाउंट और बनाइए, डेटर अकाउंट, ठीक है। और डेटर का आपको कहता है टू बैलेंस बीडी 1,25,000, ठीक है ना। अब कहता है, ये देखेंगे आप कि इस साल में एक 31/12/2012 को बैड डेट्स आपका 3000 हो गया है, और साल के एंड में ही बता रहा है बच्चे डेटर्स, याद रखना ये एंड में बता रहा है इस दिन पे, यानी कि बैड डेट्स जो है ना वो ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका होगा, हम दोबारा नहीं करेंगे। खैर बैड डेट्स जो 3000 हुआ होगा, हम उसका एंट्री क्या किए होंगे जी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट किए होंगे ना। जब बैड डेट्स हुआ होगा बच्चे, जब हुआ होगा तो 3000 का, और ये 3000 डेटर्स में से दोबारा माइनस नहीं करना, क्योंकि ये एंड का बैलेंस है, ये एंड का बैलेंस है, ये बैड डेट्स ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। जब बैड डेट्स हुआ होगा तब आपने एंट्री पास यहाँ पे किया होगा, ठीक है। अच्छा अब 13 की बात अभी छोड़ो, अभी 12 की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया। कहता है नीचे पढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% फॉर 2012। बच्चे 12 का प्रोविजन बनाना 5%। तो देखो हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या फिर से कोई बैड डेट्स कहता है क्या क्वेश्चन में, आपको एक काम करूं क्या, एक लाइन क्वेश्चन में और ऐड कर दो ना, तो मैं थोड़ा इसको टफ बना देता हूं। थोड़ा सा टफ क्या मतलब थोड़ा सा अच्छा, यहां लिख दो फर्दर बैड डेट्स इन 2012 कहता है रुपीज आपका 4000, मतलब जो आपका फर्दर कहने का मतलब हो गया कि ये अभी माइनस नहीं हुआ है ना, ये डेटर्स में से भी माइनस नहीं हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, 2012 में इसको ही माइनस कर देते हैं, तो डेटर्स में क्या बोलेंगे हम लोग, बाय बैड डेट्स, कितने का हो गया 4000। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाऊंगा, मैं करा चुका हूं आपको। और इसमें क्या बोलेंगे, टू डेटर्स, कितना आपका यहाँ पे 4000। अगर कोई बच्चा इसको टू बैलेंस बीडी भी लिखता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मतलब बैड डेट्स अभी तक जिस दिन अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए उस समय तक कितना हो चुका है, वो भी ठीक है। और टू डेटर्स मतलब कि जब बैड डेट्स हुआ होगा तो हमने ये एंट्री पास किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मेथड में हम क्या करते हैं बच्चे, कि जितना भी पूरे साल में आपका बैड डेट्स होता है, यानी कि 7000, इस 7000 को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं ना। याद, प्रॉफिट लॉस हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू बैड डेट्स। आप याद कीजिए, आपने अकाउंटिंग किया भी है,
टू बैलेंस कितना जी, जो हो चुका है पहले से, जो ट्रायल बैलेंस में वो जो फिर से हुआ, यानी कि टोटल 7,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आइए, कहता है कि आपको डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स हमारे पास हैं कितने, ये देखो आप 125 में 4 माइनस करके जो बचेगा उस पर, तो 125 माइनस 4,000 ये हो गया 121, और इसका 5% 6050। पर बच्चे यानी कि प्रोविजन जो हमें साल के एंड में 31/12/2012 को जो हमें एंड में रिक्वायर्ड है टू बैलेंस सीडी, वो कितना है जी आपका 6050 का। तो ठीक है, 5,000 पहले से इतना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1050, और इस साल के एंड में 31/12/2012 को हम कहाँ से निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, बैलेंसिंग फिगर, है ना। ये काम आप करते थे, याद दिलाऊं मैं आपको, आप क्या करते थे, आप बोलते थे या जी कि टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, नया वाला न्यू कितना आपका चाहिए 6050, है ना, लेस आपका ओल्ड पहले से कितना है, तो आपका 5,000, तो हम इस पर प्रॉफिट से कितना निकाल लेंगे 1050, ये हो गया आपका। ये तो करते थे बच्चे, तो ये तो हम खैर करते आ रहे, कोई नई बात हो रही है। और आपके पास बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, तो जरा बताओ, डेटर्स हमारे पास 2012 का बना रहा हूँ, 2 साल का बनाना है। 2012 के एंड में बाई बैलेंस शीट डेटर्स कितना है 1,21,000। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर्स जो आपका है यहाँ 1,21,000 लिख दिया हमने, करते थे आप ना, याद कीजिए कि 125 लेस आपका फर्दर बैड डेट्स माइनस करते थे, और फिर आपका लेस प्रोविजन, है ना, वही अकाउंट से दिखा रहे हैं आप, लेस प्रोविजन कितना आपका हो गया, तो हमें नया प्रोविजन टोटल दिखाना होता है 6050 का आपका, और ये अमाउंट बाहर चला गया। तो मतलब ये तो आप करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं, मैंने अकाउंट सिखा दिया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लीजिए अकाउंट, ऐसे हमने क्लास में भी किया हुआ है, बट दोबारा बता दिया। तो याद रखना, जो नया प्रोविजन है वो यहाँ पे जाता है। अगर ये अमाउंट मान लो आपका 4,000 होता, ये 5, तो ये प्रॉफिट लॉस इस साइड चला जाता, मतलब कि आपका प्रॉफिट लॉस में प्रोविजन आपका इस साइड है ना, कि ओल्ड बड़ा है नया छोटा, तो इस तरीके से है, करता है, किया हम लोगों ने, ये हो गया। अगले साल का भी देख लेते हैं, अगले साल का, ये तो सब हमने कब का किया जी 2012 का आपका, ठीक है ना। मैंने जोश में, मुझे इसी में कर लेना चाहिए था, जगह मुझे बनाना चाहिए था, बट मैं क्या करूं, I13 का कर लेते हैं। मैं बता दूं यहीं पे, क्या मैं यहीं बता देता हूं, है ना, आप उसको कर लो, आप कर लेना। 13 में जरा बताओ कि आपका यहाँ पे 13 में देखो आपका बैलेंस कितना हुआ 2500। तो अगेन हमने 2013 में यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, सॉरी टू डेटर्स अकाउंट, बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं कि मतलब पहले से, अदरवाइज अगर कहते हैं कि भैया हमने एंट्री भी लिख देते हैं, तो टू डेटर्स अकाउंट कितना आपका इस बार हुआ है 2500, ठीक है। और डेटर्स कितना है 1 लाख, तो आपका डेटर्स जो है वो 1 लाख का अमाउंट, डेटर्स आपका यहाँ पे, मतलब ये तो साल खत्म हो गया, ये 2012 का अकाउंटिंग था बैलेंस शीट, अब 13 का दिखा रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट तो दिखाना है। तो डेटर्स जो हमारे पास हैं, डेटर्स हमारे कितने हैं 1 लाख रुपये, ये 1 लाख रुपये यहाँ पड़ा हुआ है। इस साल कोई फर्दर बैलेंस बता नहीं रहा है, तो आपने क्या करना है कि अब आपको प्रोविजन बनाना है। जरा बताओ पिछले साल के एंड में प्रोविजन कितना था 6050, तो ये 6050 अगले साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, है ना, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और 13 में फर्स्ट 13 थोड़ा मोटा करना होगा इसको, तो मैं इसमें हमने क्या बोल दिया जी बाई बैलेंस बीडी आपका कितना 6050 का अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमें क्या करना है अगला, कि अब इस पर कहता है कि 2.5% का प्रोविजन, तो ठीक है हम बनाते हैं 2.5%। आप मुझे बताइए इस पर डेटर्स कितना है 1 लाख, कोई फर्दर बैलेंस है नहीं, तो 1 लाख का 2.5% कितना हो गया 2500, यानी कि प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए 31/12/2013 को टू बैलेंस सीडी, वो अब होना चाहिए 2500। तो जो बाकी का अमाउंट 6050 माइनस ये, यानी कि 3550, ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस में, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। खत्म होगी बात आपको, है ना बच्चे, किया हम लोगों ने क्लास में।
और जो आपका बैड डेट्स है इस बार ये सब कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। कितना, 2500। तो इस साल का मतलब अगले साल का जो प्रॉफिट लॉस होगा कुछ ऐसा ट्रीटमेंट। ये तो 2012 का था। 2013 में क्या जी, तो एक तो 2 बैड डेट्स कितना हो गया आपका इस बार, ये देखो कितना ट्रांसफर किया हमने, 2500, ये हो गया। और आपका प्रोविजन ये देखो इधर जाएगा आपका, है ना, क्योंकि ओल्ड बड़ा है न्यू छोटा है, तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना जी, 3550 हो गया काम आपका। डेटर्स में से लेस प्रोविजन कितना दिखाएंगे, जो एक्चुअल एंड में है 2500, और फिर अमाउंट आपका बाहर चला गया। एक तरीका तो ये होता है ना, ये सर। दूसरा तरीका आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि कह दे कि प्रिपेयर अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग द बैड डेट्स डायरेक्टली टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो बैड डेट्स को हमने डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इस तरीके को बोलते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या था जी, कि बैड डेट्स जो आपका हुआ है उसको प्रोविजन से डिडक्ट करने के लिए, है ना। तो मैं वो तरीका दिखा देता हूँ। हम लोगों ने दोनों किया हुआ है क्लास में, तभी तो आप दूसरों से ज़्यादा स्ट्रोंग हो। ये लीजिए आपका मेथड 2 मैं अब यहीं से फटाफट देखूंगा कि हमारे पास एक तो बैड डेट्स है, बैड डेट्स ये रहा, और मैं बड़ा ले लेता हूँ। बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस नहीं बनाऊंगा, सॉरी बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो तो ऐसे ही बनेगा, मैं प्रॉफिट लॉस बना दूंगा आपके लिए। और एक आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, ठीक है। और एक मैं आपको दिखा देता हूं आपका प्रॉफिट लॉस का एक्सट्रैक्ट, मतलब प्रॉफिट लॉस 3 अकाउंट। चलिए पहले 2012 की बात कर लें। बताइए 2012 में बैड डेट्स आपका 2 डेटर्स या 2 बैलेंस बीडी पहले से कितना बता रहा था ट्रायल बैलेंस में, 3000, तो 3000 आपका हो गया। फिर आपका इस पर फर्दर बैड डेट्स जो हुआ था 2 डेटर्स, है ना, वो कितना आपका हो गया, 4000। इसको 2 बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग वाले को मैंने बता दिया, चिंता नहीं करना। अब ये बाय प्रॉफिट लॉस के बजाय हम इसको कहाँ से एडजस्ट करते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से। कितना अमाउंट आपका, 7000। बैलेंसिंग फिगर 7000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या करेंगे जी, आपके पास यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी पहले से कितना है, ये देखिए आप 5000, ठीक है। उसके बाद जरा बताओ हमें एंड में प्रोविजन कितना चाहिए, सब कुछ सेम है, 2 बैलेंस सीडी कितना, 6050। फर्क से भी ये निकल के आ रहा बच्चे इस मेथड में कि ये आपका जो पहले बाय प्रॉफिट लॉस था ये प्रोविजन हो गया, तो प्रोविजन में क्या बोलेंगे, 2 बैड डेट्स। मतलब पहले हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे और फिर नेट अमाउंट को लेकर जाते हैं हम अपने बैलेंस प्रॉफिट लॉस में 7000। तो अब कितना हमें चाहिए, ये देखो आप, इतना हमें बैड डेट्स को एडजस्ट करना है, ये हमें एंड में बैलेंस चाहिए, तो टोटल कितना हो गया, 13050। और 13050 में से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कितना है, 5, तो 8050। ये क्या हो गया, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और आपके प्रॉफिट लॉस में सिर्फ अब एक ही नाम आएगा, उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना जी, 8050। दोनों से आंसर सेम आएगा, आप चेक कर लो ना। यहां भी आपने एक्सपेंस कितना दिखाया, 8050, 2 अलग अलग नाम से, इस पर हमने एक ही नाम से दिखा दिया, ये 50 है, 8050, ठीक है ना। ये काम पूरा हो गया। अगले साल में आ जाइए, अगले साल में, तो अगले साल फिर 2500 का आपका यहाँ पे हुआ है 2 डेटर्स, या आपका 2 बैलेंस बीडी कुछ भी लिख सकते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस को 2500, जो ट्रायल बैलेंस में आप कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेरे बच्चे ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी कितना, 6050। फिर हमने क्या करना है कि ये जो 2500 का अमाउंट है हम इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना, 2500, है ना। और प्रोविजन में क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 बैड डेट्स। पिछले वाले मेथड में प्रॉफिट लॉस कह दिया था, इस बार आपका ये एंड में बताइए 2 बैलेंस सीडी हमें प्रोविजन कितना चाहिए, एंड में कितना प्रोविजन चाहिए, ये देखिए आप
एंड में आपका 2500, ये 2500। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ रहा है, वही आपका, तो अभी भी ये साइड बढ़ा है कितना, 1050। ये कहाँ चला गया, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। और प्रॉफिट लॉस में अगले साल में क्या बोल देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 050, है ना बच्चे। यहाँ पे वही था, देख लो आप, ये और ये इसका नेट करोगे तो 1050 ही आ जाएगा, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता उसका भी अकाउंट इसी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। तो दो हमारे पास मेथड है, जैसे कर लें। एग्जाम में कंफर्म्ड है कि जहां दो ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बताएगा कि आप इस तरीके से करो, ना बताए तो कोई भी तरीका आप सब कर सकते हैं, नोट लिख देना कि हमने इस तरीके से। नोट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जब नहीं बताएगा कि कौन से मेथड से, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना बच्चे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे काम पूरा किया। आइए मोटे मोटे तौर पे जितने एडजस्टमेंट्स थे उनको मैंने आपको यहाँ करा दिया, कुछ बचा नहीं है। एक जो आपका कमीशन को लेके मैंने एमसीक्यू में कराया हुआ है, अब हमारा एमसीक्यू सीरीज शुरू होगा और इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए, कपड़े चेंज, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही चलेगा और इसको आगे बढ़ाते बच्चे, है ना। एमसीक्यू पे आप एंट्री करते हैं, एमसीक्यू पे जरा आ जाओ जल्दी से। मैंने इसका भी 2 प्रैक्टिस सेशन बनाया आपका, प्रैक्टिस सेशन 1 एंड 2। 2 में मेरी मास्टरी है, 1 में तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 2 में आपके सर यानी कि संतोष सर की कलाबाजी है वहाँ पे। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो जरा आओ, जरा जल्दी से हम इसे ख़त्म करते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर में, कुछ है नहीं इसके अंदर में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेशन 1। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू एसर्टेन। हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो एक तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, और दूसरा हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि बैलेंस शीट का जो पोजीशन है, एसेट्स कितने, कैपिटल कितना, लायबिलिटी कितना, उसको जानने के लिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक कहता है प्रॉफिट लॉस, ये भी ठीक है, कैपिटल भी ठीक है, एसेट्स की वैल्यू ये तो बिल्कुल ठीक नहीं, वैल्यू ऑफ एसेट्स का वैल्यू एट द एंड का मतलब समझ में आता है। लेकिन चारों में बेस्ट क्या दिख रहा है, डी, प्रॉफिट और लॉस जानना, और साथ ही साथ हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या, वो भी जानना पर्पस होता है। तो ये फर्स्ट का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, न्यूमेरिकल है, यहाँ देखेंगे मेरे साथ नंबर 2। कहता है कि मैनेजर को एक कमीशन चाहिए, साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग दिस कमीशन। तो कहता है कि मतलब 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ऐसा ही कह रहा है। मैं लिख रहा हूं ताकि क्या क्या केसेज एग्जाम में बन सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देख लें। कहता है कि ही विल गेट अ कमीशन ऑफ डैश ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट मतलब कि नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, और वो नेट प्रॉफिट कितना बता रहा है आपको जी, 8400, है ना बच्चे। तो कहता है कि जरा बताओ कमीशन कितना होगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना। हमें ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, कुछ ना बताया तो प्रॉफिट हम बिफोर कमीशन मानते हैं। तो आपका ये 8400 का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, अमाउंट 420 का निकल के आ गया, 420 रुपये। तो आप यहाँ पे सी में टिक मार्क कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, प्रॉफिट ऑफ 8400 आपको दिया हुआ है बिफोर कमीशन, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर लिए। नाउ क्या होता अगर मान लो यहाँ पे जो प्रॉफिट है 5% वो बिफोर कमीशन होता, और कुछ मतलब उल्टी सीधी बात है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन से हट के आप सुनो मेरे साथ, एग्जाम्पल लिखेंगे आप यहाँ पे। मान लो अगर क्वेश्चन कहता कि कमीशन जो है वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आपका कहता है कि आफ्टर कमीशन, है ना, ये साथ साथ लिखेंगे आप। और मेरे बच्चे नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है बिफोर कमीशन, और ये कहता है मान लो आपका सपोज दैट कि 10,000 का अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, 12,000 ले लो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करके और कैलकुलेटर हाथ में ले लो, क्वेश्चन में जो भी एग्जाम में ऑप्शन आ जाए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सुनिए मेरी बात, ये 5% कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब जो ये रेट अप्लाई होगा ना वो 5% आफ्टर कमीशन पे, लेकिन अमाउंट क्या पता है आपको, बिफोर। इसका मतलब कि ये जो रेट है मेरे बच्चे आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका बिफोर दिया हुआ है और ये आपका आफ्टर कमीशन है। तो दिस रेट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन बिफोर का, वो आफ्टर पे हो सकता है, कोई बात नहीं। हमने कहा है आपको कई चैप्टर में सिखाया हुआ है
और इस चैप्टर में सब्जेक्टिव में भी सीखा हुआ है कि हम रेट को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे जी, ये देखो आप, कमीशन 5 जब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपका 100। तो सोचो ना, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है ना, हम रटेंगे नहीं, बात को समझेंगे। अगर 100 है एंड कमीशन का जो अमाउंट है आपका, कमीशन का अमाउंट वो कितना बता रहा है 5, तो मुझे बताइए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अमाउंट कितना रहा होगा। मतलब इस कमीशन को माइनस करने के पहले अमाउंट कितना रहा होगा, तो 105 आपका। ये 105 मतलब अगर अमाउंट आफ्टर कमीशन जो आपका है वो इतना है, कमीशन इतना, तो बिफोर कमीशन इतना अमाउंट रहा होगा। अब निकालो ना, ये सॉल्व कीजिए जल्दी से फटाफट। अगर हमें कमीशन का अमाउंट निकालना है, कमीशन का अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमें पता है 12,000 उसको हमने लिख दिया। जरा बताओ ये 12,000 किसके बराबर है, बिफोर यानी कि 105 के, तो 105 और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, जो हमें निकालना है 5 से। तो कितना निकल के आ गया, 12,000 डिवाइड बाई 105 5 इंटू आपका 5, ये आ गया मेरे बच्चे 571 पॉइंट समथिंग, राउंडिंग अप में इतना हो गया। तो काम पूरा हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये देखना होगा कि रेट किस पे दिया है और अमाउंट क्या आपको फिगर कर दिया, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर ना, आप इसको रटना नहीं। और अगर मैं इसको फटाफट करूँ ना, क्योंकि ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, तो हमने कहा कि भैया अब मैं ये नहीं सॉल्व करूंगा, मैं फटाफट करूंगा। तो क्या ये 5/100 कहता है कि 5% आफ्टर पे। तो सोचो ना, अगर आफ्टर 100 है तो ये बिफोर कितना रहा होगा। नो डाउट कि ये 100 है, इस 5 को माइनस करने के बाद तो बिफोर क्या हो जाएगा जी, 5 डिवाइड बाई 105 है ना बच्चे। तो सीधे मैं क्या करूंगा, 12,000 इंटू 5/105, जो हमने यहाँ पे किया ना वही काम फटाफट करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाइए, लिखो आप, कमीशन कहता है, कमीशन आपका ये 10% है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ये कहता है बिफोर कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का जो अमाउंट होगा उस पे कहता है कि आपका 10%। लेकिन मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन में कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का जो अमाउंट है वो कहता है कि आपका मान लो 24,000 है ना, कुछ भी हो सकता है, मान लो 24,000। तो बोलता है बताओ जरा कि कमीशन कितना है, कमीशन का अमाउंट आपका कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे भी देखना होगा कि ये जो रेट है ना वो बिफोर पे दिया हुआ है, बट ये अमाउंट क्या आफ्टर पे है। तो रेट को यानी कि जो 10/100 है उस रेट को जो कि बिफोर पे है हमें आफ्टर पे कन्वर्ट करना होगा। और ज़रा मुझे बताओ कि आफ्टर पे कन्वर्ट कैसे होगा, ज़रा मुझे बताओ आफ्टर पे कन्वर्ट कैसे होगा। तो आप मुझसे पहले करो ना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये आप जानते हैं हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, है ना। तो एक बार, क्योंकि मेरा काम अभी फिर से एक बार समझाना है, मैं समझा देता हूँ। ये देखो आप, ये नेट प्रॉफिट थोड़ा ठीक से भीगा हुआ है अभी, ये कहता है कि नेट प्रॉफिट आपका बिफोर कमीशन है ना, बिफोर कमीशन अगर अमाउंट आपका कितना है जी 100, तो जरा बताओ कि कमीशन का अमाउंट कितना है, कमीशन का अमाउंट कितना है, इट्स 10। इसका मतलब मेरे बच्चे नेट प्रॉफिट जो आपका आफ्टर कमीशन होगा, आफ्टर कमीशन, सुनो ना, ये कमीशन को माइनस करने के पहले 100 है, उसमें 10 आपने कमीशन माइनस किया तो ये कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा, है ना। रटना नहीं, ध्यान देना, ये नहीं कि हमेशा प्लस ही करना है, लॉजिकली बात समझना है। तो कमीशन कितना होगा, हमने कहा कि पहले ये 24,000 लिख दो। अब मेरे बच्चे ये 24,000 इनमें से जिसके बराबर है, दिस इज आफ्टर ना, तो आफ्टर 90, तो जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें निकालना है। अगर कमीशन पूछेगा तो 10, अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन पूछता तो फटाफट 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता। बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ गया, ये आपका आ गया 24,000 डिवाइड बाई 90 इंटू आपका यानी कि 2667। तो कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर,
ये ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो जरा आ जाओ, अब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के कई सारे केसेज हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्या है? एसेट है। बैलेंस का मतलब जो बचा हुआ है पेटी कैश, जो आपने कैशियर को, आपका जो कैशियर है, जो कैश मैनेजर है, हमने उसको 10,000 दिए थे, 9,000 वो खर्च कर चुका, तो जो बच गया दैट इज कॉल्ड बैलेंस, वो क्या है? एसेट से, है ना। सी में टिक मार्क करेंगे। डी में आइए और 4th क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स आर क्या है? केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ए में टिक मार्क कर देंगे, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। 5th में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? तो याद कीजिए, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इस साल कॉस्ट ऑफ जितना प्रोड्यूस हुआ, जितने गुड्स हमने बनाए, उसकी कॉस्ट जानने के लिए। और ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी? एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि 5 का बी ऑप्शन, 5 के बी में आप टिक मार्क करेंगे। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। अ कंपनी विशेज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मेरे बच्चे, कहता है कि प्रॉफिट आपका जो है ना, वो कहता है कि 20% ऑन सेल है। 20% का मतलब क्या हो गया? 1 और ये 5, 1/5, वो भी ठीक था, तो 1/5 आपका यहाँ पे कहता है कि कंपनी विशेज टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट? मार्कअप ऑन कॉस्ट, जो उसका कॉस्ट होगा उस पर आपका कितना निकल के आएगा? तो देखो 1/5 ऑन सेल, तो कॉस्ट भी कितना हो जाएगा? 1/4 ऑन कॉस्ट, है ना बच्चे। कैसे? 1 का प्रॉफिट, 5 रुपीज के सेल में 1 रुपया प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना? 4, 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। अगर वो 1/4 ऑप्शन है तो 1/4 में टिक मार्क कर दो। अगर वो परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज को निकालने के लिए हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 25%। चेक करो 25% का ऑप्शन सर ये बी है, तो आप बी में टिक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में कोई डाउट नहीं सर। 7th में आओ ना 7th में हमने इतने टफ क्वेश्चन किए हैं बड़े बड़े, तो ये तो बच्चे का खेल बन गया है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड, याद कीजिए प्रॉफिट लॉस है, क्रेडिट में हम दिखाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बी में टिक मार्क करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। पहला कहता है डेटर्स, डेटर्स में क्यों आएगा जी? बैड डेट्स रिकवर्ड का डेटर्स से कोई मतलब ही नहीं है। सी में कहता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तो तब आता जब इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हम गलती को सुधारते हैं, तब ये नाम आता, अदरवाइज नहीं। एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉजिक नहीं बनता, ये तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं उसके लिए बनता है, तो ये भी ठीक नहीं है। 8 में आइए, डेप्रिसिएशन अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। ध्यान से, अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब कि वो एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, वो दोबारा एसेट्स में से माइनस नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब कि एसेट्स में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन अपीयरिंग डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 8 का ऑप्शन ए में हम टिक मार्क करेंगे। 9th में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ, आगे पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता। 10th में कहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर ए पीरियड। ट्रू, फाइनेंशियल रिजल्ट, एक होता है रिजल्ट, एक होता है पोजीशन। रिजल्ट का मतलब कि प्रॉफिट या लॉस, एंड फॉर द पीरियड मतलब पूरे 1 साल का। मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसी एक दिन का नहीं बनता, 1 दिन पर बनता है लास्ट में, बट वो पूरे साल का, 1 साल में एक्सपेंसेस कितना किया, 1 साल में रेवेन्यू कितना किया। ऐसा नहीं कि आज हमने एक्सपेंस कितना किया, आज हमने रेवेन्यू कितना, उसको तो नहीं होता, 1 साल का। इट्स फॉर द पीरियड, तो फाइनेंशियल रिजल्ट नॉट पोजीशन, फॉर द पीरियड में टिक मार्क किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। बी ठीक क्यों नहीं, मैं बता दूं आपको, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है, पोजीशन जो बैलेंस शीट का होता है, गलत। सी ठीक क्यों नहीं है, रिजल्ट तो बोल रहा है बट ऑन ए पर्टिकुलर डेट कह रहा है मेरे बच्चे, है ना, ऑफ द कंसर्न ऑन ए पर्टिकुलर डेट ना, ये फॉर द पीरियड का होता है। डी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो कोई प्रॉफिट लॉस का मतलब ही नहीं है। 11th में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रायल बैलेंस पहले भी कई जगह हम लोगों ने देखा हुआ है, ऊपर के आपका एक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर किसी बच्चे की बुक में कुछ और लिखा होगा तो उसको मिटा देगा, वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है। और डी जो आपका कहता है कि ट्रायल बैलेंस, वो गलत है ना, ट्रायल बैलेंस कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता। तो आप 11 में डी में यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। 12th क्वेश्चन पे आप आएंगे। 12th क्वेश्चन में कहता है
बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड? बिजनेस एंटिटी, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, और जो भी हमने ओनर से लिया वो भी हम लायबिलिटी मानते हैं जी, इन साइड लायबिलिटी से, बट लायबिलिटी मानते हैं ना, तो 12 का ए ऑप्शन। 13 में क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, बहुत ध्यान से, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में नहीं है, वो कहता है कि आपका ट्रायल बैलेंस, माफ कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो ये एक एसेट है, हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो आपका कहता है कि ए में ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, बैलेंस शीट में, गलत है जी। जो अगर ट्रायल बैलेंस में तो ट्रेडिंग में क्यों आएगा, वो तो सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। जो नहीं था एडजस्टेड परचेज का, मैंने कौन से बताया था, परचेज ब्रैकेट में एडजस्टेड, उसी की बात। तो सी में टिक मार्क करेंगे। 14 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे आप। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड आइडेंटिफाई अमाउंट विच शुड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट। कहता है कि जो आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट में आप डेटर्स यहाँ पे लिखते हो, इस डेटर्स में आप यहाँ पे लेस करते हो ना कुछ, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या ये तो कितना डिडक्ट होगा वो पूछ रहा है। कहता है कि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में 1600 है। मेरे प्यारे बच्चों, बैड डेट्स क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुका है। मैंने आपको इस चैप्टर का पहली क्लास में बताया कि ट्रायल बैलेंस में जो भी कुछ दिख रहा है वो ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुके हैं, हमें दोबारा प्लस माइनस नहीं करना। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, हमें दोबारा करना नहीं जी। प्रोविजन जो आपका ओल्ड है वो 1200 और करंट ईयर का नया प्रोविजन कहता है कि 800। तो इन ऑल द सिचुएशन, इन ऑल द सर्कमस्टांसेज, बैलेंस शीट में जो नया वाला प्रोविजन होता है ना 800, वही माइनस किया जाएगा और बाहर करेंगे हम, तो 800। हाँ, अगर ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में बोलने के बजाय एडजस्टमेंट में कह देता तो मैं उस बैड डेट्स का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे माइनस करता और 800 को भी माइनस करता। जो ओल्ड प्रोविजन है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओल्ड प्रोविजन तो पिछले साल से आ रहा है, जिसको हम आपका इनकम ग्रुप में ट्रीट करते हैं, कॉन्सेप्चुअली जो बताया है। तो यहाँ पे बी में टिक मार्क करेंगे, कोई डाउट नहीं सर। 15 में इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, सी में टिक मार्क कर लेना, ज़्यादा क्या पढ़ूँ। 16th में फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इन द मार्केट, जब कोई गुड्स आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो याद कीजिए मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो परचेजेज होता है हम वहाँ से माइनस कर देते हैं, एंड प्रॉफिट लॉस में आप यहाँ पे फ्री सैंपल या फिर एडवर्टीजमेंट आप उतना अमाउंट रिकॉर्ड करते हो। तो एंट्री क्या होगा, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चेक करो ना कौन सा है, आपको एडवर्टीजमेंट टू परचेज हमें दिख रहा है सी में। एग्जाम में हो सकता था एडवर्टीजमेंट की जगह पे कह दे फ्री सैंपल, तो वो भी ठीक है। सर मान लो एक में कहेगा फ्री सैंपल, एक में एडवर्टीजमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन होगा। और जहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा ना, टू परचेज अकाउंट, हो सकता है मेरे बच्चे वहाँ परचेज की जगह पे कह दे टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही ये माइनस आपका हो रहा है, तो भी ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट भी कह देगा और परचेज अकाउंट भी, ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही नाम बोलेगा, आप टिक मार्क कर देंगे बहुत आसानी से। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े हुए। 17 में आइए, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब हम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो जितना पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो हम प्रॉफिट लॉस में। इसमें से माइनस करते बच्चे, यहाँ से हटाते हैं और कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस कहीं दिखे तो वहाँ टिक मार्क कर लेना, यानी कि डी में। 18 क्वेश्चन पे आप आइए। 18 में कहता है कि जनरल मैनेजर गेट 6% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मेरे बच्चे 18 क्वेश्चन में कहता है, इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं मैं, बोलो ना, हाँ बोलो तो कम से कम, आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। मेरे कान जो है ना बच्चे, वो पता है कुछ फील ही नहीं करता, अब चिल्लाते हो कितना बट मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मैं क्या करूँ, जिंदगी मेरी ना सिर्फ इस स्टूडियो के अंदर में लग रहा कि ख़त्म हो जाएगी। इसी स्टूडियो से शुरू होगी और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैं दुनिया देख ही नहीं पाता। पिछले 35 ईयर्स, 35 साल से कॉन्टिन्यूस यहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। न कहीं बाहर जाता हूँ, न किसी से मिलता हूँ, न कुछ। कब मैं बड़ा हो गया, कब मैं बुढ़ा हो गया, कब कुछ नहीं पता चला। कौन कौन सी मूवी आई, चली गई, क्या क्या हुआ, कुछ नहीं पता। मुझे यहाँ के मैनेजमेंट वालों ने इस स्टूडियो में बंद कर दिया है और बोलते हैं कि आप बस यहीं पे बोलते रहो जो बोलना है, यहाँ से बाहर नहीं। यहीं पे खाना दे देते, खा लेता हूँ, मैं क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। 18 क्वेश्चन पे आइए। 18 में कहता है
कि जनरल मैनेजर गेट 6% कमीशन और नेट प्रॉफिट। कमीशन का अमाउंट कहता है इट्स 6% नेट प्रॉफिट पे ऑफ नेट प्रॉफिट। और ये कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा, कहता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर कमीशन। अभी हमने किया था ना, कोई बड़ी बात हो रही है। ये आपका कमीशन 6% कह रहा है इसका। क्वेश्चन के अंदर में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 1,20,000 दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। और जो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, मतलब जिसको माइनस करके हम लोग अपना अदर क्यों बोल दिया, अदर क्योंकि कमीशन भी एक्सपेंस है जी, तो कमीशन अभी कंसिडर नहीं हुआ। वो कह भी रहा अदर देन कमीशन आपका वो कितना है 14,000, तो हमने इसमें 14,000 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 1,06,000। तो ये जो 1,06,000 निकल के आया मेरे बच्चे, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर कमीशन। अगर आप चाहोगे कि सर अब सारी बातें समझाए, नहीं समझाने वाला, फटाफट देखो मैं कमीशन कैसे निकालूंगा। 1,06,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। जरा सुनो ना, ये रेट आपका आफ्टर कमीशन पे है और ये अमाउंट क्या है बिफोर, तो हमें इसको बिफोर में कन्वर्ट करना होगा। सोचो ये 6 रुपीज चार्ज करने के बाद ये आपका प्रॉफिट कितना है जी 100 है, तो ये 100 है, इसको माइनस करने के बाद तो बिफोर कितना रहा होगा 106, यानी कि 6/106 को अप्लाई करेंगे। आप चेक कर लेना 6/106, आप चेक कर लेना, जो मैंने पीछे तरीका बताया था मैं दोबारा नहीं बताने वाला। तो अमाउंट कितना निकल के आ गया 6,000 का, 6,000 रुपये। कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ टिक मार्क कर दो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। 18 क्वेश्चन हो गया आपका। 19 पे आओ ना, 19 पे आओ ना। डिस्काउंट रिसिव्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत छोटे बच्चे हैं और आपके लेवल में ये जो क्वेश्चन है ना वो लॉजिकल बनता है। आपके लेवल में जब आप बड़े हो जाओगे, आप थोड़े और ऊपर आ जाओगे, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको, तो वहाँ पे डिस्काउंट, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्यों मैं चिल्लाया जा रहा हूँ। डिस्काउंट रिसिव कहता है 2,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रिएटर्स, हमें लगता है कि क्रिएटर्स हमें डिस्काउंट हमें देंगे, तो हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कंजर्वेटिज्म कि भैया फ्यूचर में कोई इनकम हो सकता है, हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इलॉजिकल है, बट क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रिएटर्स आपका 3,200 आपका है जी। इट इज़ डिजायर टू मेक अ प्रोविजन फॉर 2,200 ऑन क्रिएटर्स, मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रिएटर्स आपका ओल्ड है। ये मैं लिख देता हूँ ओल्ड, अगर आपके बुक में नहीं लिखा तो आप इसको ओल्ड लिख देना। ओल्ड कितना 3,200। एंड इट इज डिजायर टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 2,200, जो डिजायर्ड मतलब अभी जो बनाना है। तो कहता है बताओ इसको लेकर कितना अमाउंट आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था ना, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता था, उसी तरीके से ये भी होगा। वो डेबिट में आता था, ये क्रेडिट में, क्योंकि हमारा इनकम है, कुछ ऐसा बोलना। एंड में हमें प्रोविजन कितना चाहिए 2,200, ठीक है। और डिस्काउंट हमने कितना कमा लिया 2,000। तो टोटल आपका 4,200 का आपका इनकम होना चाहिए, जो रिसीव कर लिया डिस्काउंट या जो अभी लगता है कि हमें मिलेगा। लेकिन पिछले ओल्ड मतलब पिछले साल इसमें से हम ऑलरेडी 3,200 का इनकम माने हुए हैं, तो अभी और 1,000 इनकम इस पर सिर्फ माना जाएगा। 1,000 यानी कि 19 का ऑप्शन ए में आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, 19 का ए में, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन पे आप आइए, क्वेश्चन नंबर 20। सुनो ना क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, सुनो ना। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स विच वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, जो पैसा पहले बैड डेट्स लिख दिया गया था वो रिकवर हो गया इन कैश। तो क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, कौन सा एंट्री याद है क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स का रिकवर्ड दिख रहा है क्या, ये सर बी, आप वहां पे टिक मार्क कर लो। और इसी के साथ मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेशन 1 हमारा एंड हुआ। प्रैक्टिस सेशन 1 खत्म हो गया। अब हम एंट्री करेंगे आपका इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन 2 के अंदर में। तो आओ ना एक बार प्रैक्टिस सेशन 2 भी देख लें, जल्दी से देखेंगे प्रैक्टिस सेशन 2। हाँ जी, आइए जरा देखते हैं हम प्रैक्टिस सेशन 2। मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेशन 2 में थोड़ा मेहनत लगेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी शक्ति अपने अंदर ले लूँ। और ये क्या है मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे बच्चे अगर इसका एक घूंट मैं पी लेता हूँ ना, एक घूंट, तो मैं बहुत आसानी से 15 से 18 घंटे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बगैर। ये क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर बता दिया तो मेरी सारी शक्तियाँ जो है ना वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, फिर मेरा क्या काम, मेरा क्या यूज। तो मैं इसको खुद पीऊँगा, बट है क्या आपको नहीं बताऊँगा।
ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन 2। क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 1 बैलेंस ऑफ पेटी कैश एसेट से पहले कर चुके हैं। फिक्स आपका पॉइंट नंबर ए, आप जानते हैं गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, बट वो फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट आता है। स्टॉक पार्ट ऑफ करंट एसेट्स है, यानी कि हम ए में सी में टिक मार्क करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाते हैं क्यों, टू एच सर्टन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ, ये तो हम सब ऊपर से लेके आ रहे हैं जी, कुछ नया तो इसमें दिखा नहीं, सर ने बेवकूफ़ बना दिया ना मेरे बच्चे। आएगा अब क्वेश्चन देखो 2 में आइए 2 का 1 में अ न्यू फर्म कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2006 एंड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आपने इस साल ही बिजनेस स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करो ना। कहता है कि बिजनेस इस साल ही कमेंस किया, तो फाइनल मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक की बात तो होगी नहीं। परचेजेज कहता है कि 90,000 है, हमने 90,000 दिमाग में यहाँ पे लिख दिया, दिमाग में है ना, अभी तो हम प्रैक्टिस करें इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। 6,000 आपने फ्रेट इनवर्ड पे किया, ये भी हमारा खर्च आ गया जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला। फिर कहता है कि एट द एंड ऑफ ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहता है कि 12,000 आपका 12,000 है। कहता है कि सेल्स आपने 120 का किया, 1,20,000 बोलता, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। क्या इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमने जन्म लिया है क्या यही क्वेश्चन हम करेंगे क्या, इससे ही हमारी जिंदगी कटेगी क्या? नहीं सर। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी आ गया तो मार्क्स तो लेना है ना। आप 36,000 में आप देख के ऑप्शन में टिक मार्क कर देना, ऑप्शन नंबर ए। 2 का 1 खत्म, 2 का 2 पे आप आइए, थोड़ा सा लेवल को और अच्छा करते हैं। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एट सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन जो है ना वो भी ग्रॉस प्रॉफिट पे ही है। तो आपको तो मैंने कितने अच्छी तरीके से बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है जी, अप टू फैक्ट्री, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है उनको ही कंसीडर करते हैं और कुछ भी नहीं। और हाँ, खर्चे नॉर्मल नेचर के होने चाहिए। अगर खर्चे एबनॉर्मल हुए तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एबनॉर्मल का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आग लगना, चोरी होना, कुछ ऐसी बात है। देखो ना, इस बार उसने ओपनिंग स्टॉक बता दिया 25,000, लिख दो यहाँ पे, आप पूरा थोड़े लिखूंगा। एग्जाम में तो ये दिमाग में लिखा जा रहा है कि क्या प्लस क्या माइनस, बट फिलहाल यहाँ पे लिखिए। परचेजेज कहता है कि 1,30,000 है, वो भी हमारा एक्सपेंस है ट्रेडिंग का। फ्रेट पैकिंग ऑन द अबव, ये भी आपका क्योंकि परचेज पे ही है तो यहाँ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहता है ये 15,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक आपका। सेल्स आपका 1,90,000। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे किसी यूज का नहीं है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस आपके जीपी निकालने तक हम कंसिडर करते ही नहीं है। तो बताओ ना, 190 प्लस 15 यानी कि 2,05,000 में से आपने 160 को आपने माइनस किया तो अमाउंट आपका 45,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया। दिस इज जीपी आपका 45। बी में टिक मार्क करेंगे। सर मज़ा नहीं आया, मुझे पता है, थर्ड में थोड़ा शायद मज़ा आए। प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगले कुछ समय का, इस साल के बाद का आपने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस से पे कर दिया है, विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड द इंश्योरेंस अकाउंट। तो मेरे बच्चे बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा आपका, एसेट साइड में है ना, और इंश्योरेंस अकाउंट में कहाँ जाएगा, ध्यान देना। वो कह रहा है कि जरा बताओ इंश्योरेंस अकाउंट में कहाँ जाएगा। तो देखो इंश्योरेंस अकाउंट में हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस में हमने जितना इंश्योरेंस पे किया वो टू कैश, मान लो हमने 10,000 पे किया है ना, 10,000। साल के एंड में हमने कहा कि भैया इसमें से 4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो 4,000 इसमें से हम माइनस करते हैं, हम क्या बोलते हैं जी, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, प्रीपेड में चला जाएगा। और बाकी जो है बच्चे वो प्रॉफिट लॉस में, यानी कि 6,000 का अमाउंट। ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपका 4,000 है वो हम कहाँ लेके जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर में। तो इंश्योरेंस अकाउंट में पूछता है कि बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, तो क्रेडिटेड होगा। क्रेडिटेड ऑप्शन देखो आप यहाँ पे कहता है एसेट है जी, बैलेंस शीट में क्या एसेट्स है, एंड इंश्योरेंस अकाउंट में क्या बता रहा, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया, सी। आपका कोई डाउट इसमें नहीं सर। फोर्थ में आइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा हुआ है कि जब आप MCQ क्वेश्चन आते हैं ना तो हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट में क्या कहता है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब जब बात हो गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा, एक हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक हमारा आपका फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फिर इसके बाद बैलेंस शीट। आपको पता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। मेन मोटिव इसको बनाने का ये होता है। इसको बनाने का मेन मोटिव ये जीपी पता करना, इसको मेन मोटिव एनपी पता करना, ये तो बैलेंस शीट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपने अंडरस्टैंड किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जब हम क्लोजिंग WIP लिखते हैं यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, तो कहता है कि जो 10,000 का था ना, एग्जाम्पल है, उसको अंडरस्टेट, मान लो हमने 1,000 कम लिखा, 1,000 कम मतलब 9,000 लिख दिया, ऐसा हो गया। ये फिगर एज्यूम किया, कुछ भी मान सकते हो, मतलब अंडरस्टेट किया, कम दिखा, ये बोलना चाहता हूँ। तो जरा सुनो ना, अगर मान लो ऐसा हुआ तो ये चीज़ ज़्यादा है कि कम है, मैं चेक करता हूँ। मान लो यहाँ जो एक्सपेंसेज है वो 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख में 10,000 माइनस करके यहाँ 90,000 का अमाउंट लिखना आना चाहिए था, लेकिन अगर हमने ये 9 लिख दिया तो 1 लाख में हमने 9 माइनस किया तो अमाउंट कितना आ गया, 91,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है ना बच्चे, ये अप हो रहा है, ऐसा ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए में कहता है कि अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये तो गलत हुआ, ये तो ट्रू नहीं है बच्चे, क्योंकि आप सोचो ना कि अगर मान लो यहाँ पे अगर आप इसको क्लोजिंग को आप अंडरस्टेट करोगे तो ये वैल्यू आपका बढ़ जाएगा ना, तो ये तो ओवर स्टेट हो गया, पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। तो अब आगे चलेंगे, कहता है बी में आइए, ओवर स्टेट करंट एसेट्स, ये भी गलत है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम स्टॉक लिखते हैं मेरे बच्चे, कोई भी स्टॉक हो, तो जो ये WIP है वर्क इन प्रोग्रेस, अगर 10,000 की जगह पे हमने 9,000 लिख दिया तो ये तो कम होगा ना, ये स्टॉक जो है बैलेंस शीट में वो अंडरस्टेट होगा, कम होगा। ये मैंने क्या कर दिया, ये ऑन कैसे रह गया, तो ये हम क्या करेंगे जी, इसको अंडरस्टेट करेंगे मेरे बच्चे। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये ओवर स्टेट होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी में आइए, ओवर स्टेट ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में जरा सुनो, अगर हमने जैसे आपका सेल्स मान लो 5 लाख रुपीज का है, 5 लाख, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड लिखना कितना चाहिए था, 90, लिख कितना दिया, 91। तो अगर हमने कॉस्ट जो है यहाँ पे 91 लिख दिया है, क्योंकि इसको अंडरस्टेट किया था, तो मेरे बच्चे जीपी आपका कितना आ गया, 4,09,000। ये सारे फिगर एज्यूम किए हुए, इसमें से इसको माइनस किया 49 है ना, ये जीपी 49। और अगर सही करते तो कितना आता, ये अमाउंट 90 आता, तो 5 माइनस 90 यानी कि यहाँ पे आता जी 410। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया, अंडरस्टेट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या, जहाँ पे 410 होना था वहाँ 49 लिख दिया आपने, तो अंडरस्टेट, ओहो ये भी गलत है, ये तो कहता है ओवर स्टेट जीपी, ये भी गलत है। अब लास्ट में एनपी पे सोचना होगा, कहता है कि अंडरस्टेट नेट प्रॉफिट, ऑब्वियस बात है। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कम लिखा आपने, जीपी अगर आपने 49 लिखा जहाँ पे 410 होना चाहिए था, तो फिर इसमें से खर्चे माइनस करके ये भी क्या 1,000 कम आया होगा, तो एनपी आपका कम आया होगा। ये ठीक लग रहा है, डी में हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, पक्का ना, ये सर। आओ ना थर्ड क्वेश्चन भी देख लें। थर्ड का 1 पे आप आइए, थर्ड का 1, इफ सेल्स रेवेन्यू, मतलब सेल्स कहता है कि 4 लाख से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 310 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना। हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय सेल्स में सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। वी नेवर डिडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। व्हाट विल डू, विल डिडक्ट दिस 3,10,000 आउट ऑफ 4 लाख रुपीज एंड द बैलेंसिंग दैट इज 90,000 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन में टिक मार्क कर लेंगे। थर्ड का 2 आप ऑलरेडी जानते हैं, सेल्स किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस जीपी, ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जीपी ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, बी ऑप्शन ठीक लगता है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बी में टिक मार्क कर लेना। थर्ड का 3 आप ऑलरेडी जानते हैं, कंपनी विशेष टू अर्न 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस,
वो चाहते हैं 1/5 मार्जिन सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट पे कितना 1/4 यानी कि 25%। अभी क्या था, बी में टिक मार्क कर लेंगे। फोर्थ पे आइए, सेल्स आर 2000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कहता है ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 25%। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, ये देख लो आप। ये थर्ड का फोर्थ नंबर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन 2 के अंदर में कहता है कि सेल्स आपके 2000 है, लिख दिया हमने, सेल्स कहता है कि 2000 का अमाउंट है। जीपी कहता है मेरे बच्चे 25% है, जीपी आपका 25%, लेकिन 25% किस पे, ये मुद्दा है ना। कहता है कि रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट, ये ऑन कॉस्ट बता रहा आपको, 25% आपका ऑन कॉस्ट है। तो कहता है कि जरा बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको इतने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। आप देखो ना इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो बहुत प्यारे बच्चों, आपके चेहरे से इतने मतलब अच्छा लगता है ना, जब मैं आपके चेहरे को देखता हूँ मन मेरा शांत हो जाता है, सच बता रहा हूँ। सर आप मुझे कैसे देखते हो, मन की आंखों से सबको देखता हूँ मैं। आप देखो यहाँ पे पहले क्या बता रहा हूँ, हमें इसको इंटरप्रेट करना होगा क्योंकि ये मार्जिन कॉस्ट पे है और यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे जीपी 25 जब कॉस्ट 100, तो कॉस्ट अगर आपका 100 है और जीपी आपका अगर 25 है तो सेल कितने में करेंगे हम, 125 है। इसमें से कोई भी एक पता होगा, दो चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है एंड वी नो द सेल अमाउंट, तो सेल इज इक्वल टू 125, जिसके बराबर उससे डिवाइड एंड जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, इट्स 1600। अगर ये निकालना होता तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 कौन सा, सी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें नहीं सर। आओ ना फिफ्थ क्वेश्चन पे आप आइए, मतलब थर्ड का 5 पॉइंट, थर्ड का 5, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2005। सर इतने पुराने क्वेश्चन, क्या फ़र्क पड़ता है, पुराने हो चाहे कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेट पे मत जाओ, है ना। तो कहता है कि भैया 31 मार्च 2005 अमाउंटेड टू आपका 10 लाख, सेल्स इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। Such goods are still lying in godown at the buyer risk. Therefore, such goods should be treated as part of। मेरे प्यारे बच्चों, सेल कहता है कि 10 लाख रुपीज आपने रखा हुआ है और सेल्स में एक ऐसा गुड्स 50,000 का मिला हुआ है जो हम 20% मार्जिन पे बेचे हुए हैं। वो गुड्स बायर का रिस्क पे के है, बायर का रिस्क, बायर रिस्क मतलब मैंने गुड्स आपको दे दिया, आपको बेच दिया और मैंने कहा कि ठीक है जी गुड्स लेके जाओ। आपने कहा कि ये देखो जी मैं अभी गुड्स रख लो, मैं कल आऊँगा और आपसे ले लूँगा। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि कल आकर जो लेने की बात बायर कर रहा है ये मेरे रिस्क पे है, मतलब सेलर के कि बायर पे। अगर रिस्क मेरा है मेरे बच्चे तब तो सेल नहीं माना जाएगा, लेकिन बायर कहता कोई बात नहीं, सेल हो गया ना, मैं मेरा गुड्स से कोई बात नहीं, मैं आके बाद में ले लूँगा। मतलब कि अब मेरा कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। ये सेल ट्रीट किया जाएगा। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, तो वहाँ पे बातें मैं आपको समझाऊंगा। AS 9 में बातें बताई गई हैं, तो वो फिलहाल अभी अब छोटे बच्चे अभी इस चैप्टर को पढ़ते समय उसका कोई मतलब नहीं बोलना कि बायर का रिस्क पे होगा तो सेल मानेंगे, सेलर का रिस्क पे होगा तो सेल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सेल है तो बोलता है कि इसको क्या ट्रीट करेंगे, पार्ट ऑफ सेल, सेल माना जाएगा जी। तो फिफ्थ का ए में टिक मार्क करेंगे आप इसका, ठीक है ना। थर्ड भी हो गया। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन आपका। थर्ड के बाद आप जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन पे आप आएंगे। कहता है फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आपका है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ, कैपिटल कब चेंज होगा, जब क्रेडिटर्स को कहता है कि चेक से पेमेंट किया। क्या बात करते हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया चेक से तो बैंक कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, कैपिटल पे इम्पैक्ट क्यों। बी में कहता है कि जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया ऑन क्रेडिट, जब रॉ मटेरियल परचेज करूंगा तो हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिक्स एसेट्स परचेज किया क्रेडिट पे, फिक्स्ड बढ़ेगा और हमारी लायबिलिटी बढ़ेगा, कैपिटल में इम्पैक्ट क्यों। वेजेज बीइंग पेड इन कैश, इससे इम्पैक्ट होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब वेजेज आपने पे किया तो कैश चला गया और वेजेज आपका एक्सपेंस हो गया, वो एक्सपेंस क्या होगा आपका प्रॉफिट लॉस में जाके प्रॉफिट कम कर देगा, कैपिटल कम हो जाएगा, तो एक्सपेंस आपका, तो हम यहाँ पे डी में टिक मार्क करेंगे। बी में एक डाउट हो सकता है कि सर बी में जब रॉ मटेरियल परचेज किया
तो वो भी तो हमारा एक्सपेंस होगा। नहीं बचे, इस मैंने कहा ना 4 में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल परचेज किया तो हमारा स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर्स कम हो गए, हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। अगर डी ना होता तो मैं बी में टिक मार्क करता, अगर हमें कोई एक्सपेंस का आइटम ना दिखता तो, बट यहाँ पे दिख रहा है इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता। 4 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो इस बात को हम ध्यान से सुनेंगे। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2020, ये देखो आप, मैं यहाँ ले लूँ 1 अक्टूबर, पहले सुन लो उसके बाद आप डायग्राम बनाना। 1 अक्टूबर 2020 को हमने रेंट पे किया फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2021, यानी कि यहाँ से लेकर और कहाँ तक का जी, यहाँ तक का 30 सितंबर 2021, इस समय का हम लोगों ने रेंट पे किया है। कितना? 1200। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021, अच्छा इसका रेंट हमने कितना पे किया है? 1200 इस समय का। फिर कहता है कि रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021, डायग्राम आगे बढ़ा और कहता है कि आपने यहाँ, मैं ये यहाँ मान लो, मतलब यहाँ जगह ये रहा कि कहता है कि 1 अक्टूबर 2021 को हमने रेंट पे किया फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2022 तक के लिए, 2022। और ये हमने अमाउंट कितना पे किया है जी? ये जो हमने पे किया है ये कहता है 1600 का अमाउंट आपका है, 1600 का अमाउंट। तो कहता है कि रेंट पेबल एज शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। बहुत ध्यान से कहता है कि जो रेंट आप प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे, कौन सा प्रॉफिट लॉस में? वो प्रॉफिट लॉस जो एंड हो रहा है आपका यहाँ पे, वो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2000 आपका 21 को, यही ना, 31 दिसंबर 2021। वो कितना होगा? तो मेरे बच्चे जो साल यहाँ खत्म होगा, तो जरा बताओ इसकी शुरुआत कब होगी? 31 दिसंबर 2021, यानी कि इसकी शुरुआत रही होगी आपका 1 जनवरी 2021। वो कहता है फॉर द ईयर का मतलब कि एक साल का, और वो एक साल आपका कब एंड हो रहा है? यहाँ पे। तो हमें एक्चुअली इसका बताना है, इस पीरियड का, कि अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेंट आप यहाँ पे एक्सपेंस कितना दिखाएंगे। इट्स वेरी सिंपल नाउ फॉर यू, यू नो इट वेरी वेल। एक्सपेंसेज मतलब जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया, पेमेंट कितना किया, कब किया, कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखो तो इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये जो टाइम पीरियड है, एक तो हमें देखना होगा जी, इस टाइम पीरियड में रेंट का रेट अलग था, एक साल का रेंट इतना पे किया, और इस टाइम पीरियड में आपका अलग था। तो कोई बात निकाल लो। ये देखो आप, ये कितने महीने हैं? तो काउंट करो ना, 1 जनवरी से 30 सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स। तो आप कहना कि 1200 जो आपने रेंट पे किया था, ये 12 मंथ्स का था, ये 12 मंथ्स का था, ये 12 मंथ्स का था, तो ये 9 मंथ्स का कितना? इंटू 9। एक तो ये 9 महीने का हो गया, प्लस ये जो 1600 हमने पे किया था, ये पेमेंट भी हमने 1 ईयर के लिए किया था, यानी कि 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो आप जरा बताओ कि हमारा ये महीना कितना है? 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 मंथ्स का कितना? समझो मेरी बात ना। ये देखो, ये पे किया था 12 मंथ्स के लिए, तो 1200 को अगर 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का आ गया। 9 मंथ्स का कितना हो गया जी? 9 महीने का 900 रुपये। यहाँ पे 1600 जो हमने पे किया था 12 मंथ्स के लिए, तो 12 मंथ से डिवाइड किया तो 1 महीने का आ गया, तो 3 मंथ्स का कितना? ये आ गया 450 का अमाउंट, है ना? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, ये तो होगा 450। तो 1350 आपका एक्सपेंस हो गया, और ये 1350 यहाँ पे फिगर आपका होना चाहिए। तो आपको अपने आंसर में 1350 कहीं अगर दिख रहा है, मैंने कुछ गलती किया क्या? आई थिंक आई हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, लेट मी चेक। ये आपका जो 1600 का अमाउंट है, दिस अमाउंट वी हैव पेड फॉर 12 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कितना? सॉरी, 400 आ रहा है बच्चे, ये 400 आ रहा है, 400, तो ये 1300 का अमाउंट हो गया। 1300 देखो ना सर, सी में सर नहीं समझ में आया तो आपको समझना पड़ेगा, इतने सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका, अपने आप समझना पड़ेगा। आप एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा समझ लो,
आपको आपको समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में पूछता है कि एक्सपेंस कितना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस को निकालने के लिए ना आपका हमेशा देखा जाता है कि उस एक साल का कितना, जिस साल का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पेमेंट कभी भी करो, कितने समय का क्या फ़र्क, तो 12 मंथ्स का, 9 मंथ्स का इस रेट से और 3 मंथ्स का इस रेट से हमें निकाल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ का सेकंड भी हमारा हो गया। जरा आ जाओ अब यहाँ पे फोर्थ का थर्ड नंबर आप चेक करेंगे। 4 का थर्ड नंबर क्या बता, अच्छे से क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए रखे हुए। 4 का थर्ड नंबर सुनो ना, 4 के थर्ड में आ जाओ। एग्जाम में आ सकते बच्चे, जितने क्वेश्चन बन सकते, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, तो आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। 4 का थर्ड में डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो ऑप्शन ए में कहता है लायबिलिटी बढ़ेगा। अरे प्रोविजन तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो कैसे बढ़ जाएगा, गलत है। कहता है कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का प्रोविजन से क्या मतलब यार, नो मतलब एट ऑल, कुछ भी नहीं, छोड़ दो। डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, अगर हम प्रोविजन को कम करेंगे, एक्सपेंसेस कम दिखाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ता है ना कि कम होता है, ये भी गलत है। डी ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो डी में टिक मार्क कर देंगे। 5 क्वेश्चन पे आप आइए। 5वें पे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरीज ऑन सेल्स है, रेंट ऑफ ऑफिस सेल्स है, और कैरीज ऑन परचेज नीचे में कहता है 2300। अगर आप देखेंगे तो 23 कैरीज ऑन परचेज यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली 2300 रुपये मिल गया आपको, ये सर। तो कहता है यहाँ पे कैरीज ऑन परचेज आपका 2300 रुपये, थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो आप सही कर लेना। यहाँ पे 2300 रुपये का अमाउंट है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय आप निकाल लेना, मैं नहीं बताने वाला। उसमें कैरीज ऑन सेल्स जो है मेरे बच्चे, और रेंट ऑफ ऑफिस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी सेल्स एक तरफ, क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ, और बाकी खर्चे एक तरफ करके आप निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट निकालते समय कैरीज ऑन सेल्स और रेंट ऑफ ऑफिस भी माइनस कर देना, वो जो जीपी आएगा तो एनपी निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं जानता हूँ आप कर जाएंगे। 6 क्वेश्चन अच्छा है, 6 अच्छा है, तो 6 क्वेश्चन में कराऊंगा, इसको मैं मिटाता हूं और 6 क्वेश्चन में आपके साथ बढ़ता हूं। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और 6 क्वेश्चन में आपको मैं बढ़ाता हूं। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। आगे बढ़ूं? ये सर। 6 कर लोगे अपने आप? नहीं सर, ठीक बोला आपने, नहीं बनेगा। एक्चुअली बन जाएगा, बट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, आपके माइंड को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। बाकी क्वेश्चन में खास दम नहीं है। ये लीजिए, पहले मैं इसको मिटा के क्लियर कर लूं। 6 क्वेश्चन पे आइए ना। जेड लिमिटेड अ होलसेलर एस्टिमेट द फॉलोइंग सेल्स फॉर द इंडिकेटेड मंथ। आपका जून, जुलाई एंड अगस्त 3 महीने का ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, टोटल सेल्स, जुलाई का भी, अगस्त का भी दिया हुआ है। फिर कहता है सेलिंग प्राइस जो आपका है, इट्स 125% ऑफ द परचेज प्राइस, मतलब जितने में आप परचेज कर रहे हो उसका 125। एक्चुअली यहाँ परचेज प्राइस ही कॉस्ट प्राइस है। ऐसे परचेज प्राइस अलग होता है, कॉस्ट प्राइस अलग होता है। परचेज प्राइस मतलब उसको परचेज करने का प्राइस, कॉस्ट मतलब उसको फैक्ट्री में बनाने तक के सारे खर्चे उसमें ऐड हो जाते हैं। बट अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो गुड्स के सिवाय कोई कॉस्ट में दिख ही नहीं रहा है, कोई फैक्ट्री का अलग से कोई खर्चे दिख नहीं रहे, इसलिए परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे माना जाएगा। तो एक्चुअली कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है, मतलब परचेज प्राइस। 1 में कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 कितना होगा। 1 में 6 का 1, सुनो मेरी बात, कहता है कि भैया आप बताओ इस साल का जून का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा। तो ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, आप सुनो ना जरा, मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं तो करने को तो 5 सेकंड में कर जाऊँ, बट समझा रहा हूँ। एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक, मैंने बताया हुआ है आपको, प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना यही होता है ना बच्चे। कुछ अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते तो वो भी मैं ऐड करता, बट यहाँ पे है नहीं, उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो जून वाले महीने में आपको जो कह रहा है वो, क्या मैं आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूँ क्या? ये सर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? देखो, क्या इस फॉर्मूला में निकल सकता है? ओपनिंग स्टॉक हमें पता है,
ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, पता है। परचेजेज भी हमें पता है क्या सर? नहीं, परचेज नहीं पता। वो कहता है कि सेल्स आपको पता है, टोटल सेल्स, तो परचेज नहीं पता मेरे बच्चे, परचेज नहीं पता। क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक पता है, आपको दिख रहा कहीं पे? अरे क्लोजिंग स्टॉक जून का क्या होगा? जुलाई का ओपनिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग स्टॉक 434,400 जो है ना, वो इसका आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि पता है इसका क्लोजिंग अगले वाल का ओपनिंग होता है। तो इस वाले फॉर्मूला में ये पता है बट ये नहीं पता, तो फिर मैं इसको नहीं निकाल सकता मेरे बच्चे। फिर हमें इस तरीके को जानना पड़ेगा। क्या करेंगे? सेल्स हमें बता रहा आपका टोटल सेल्स जरा बताओ, 17 लैक्स दोनों को ऐड करके, दिस इज 17 लैक्स है ना, ये हमें पता है। तो या तो जीपी निकाल के माइनस कर दो, या फटाफट एक बार में करना चाहते हो तो कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो कॉस्ट का 125 है, मतलब कॉस्ट अगर आपका 100 है, कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना बता रहा वो 125 है ना। तो आपका जीपी कितना रहा होगा 25। मैं फटाफट काम करूँगा, मेरे पास टाइम कम होता है। ये भी अप्लाई करना क्यों, मैं फटाफट क्यों ना कर लूँ? बोलूँगा कि यार 17 लाख रुपीज़ हमें सेल्स पता है, वो जीपी थोड़ा ही पूछ रहा है, वो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहा है। तो जो सेल किया 17 में, सेल यानी कि 125 के बराबर है, और हमें इसका कॉस्ट निकालना यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ कितना, 17 लैक्स डिवाइडेड बाई आपका, एक मिनट, 17 लैक्स डिवाइड बाई 125 इंटू आपका 100 कितना आ गया? 13,60,000। समझ लो, हमें ये भी नहीं करना कि यार पहले जीपी निकालो फिर उसको क्या करना, सीधे आपने इक्वेशन बनाया कि ये 17 लैक्स 125 के बराबर, तो 100 कितना आपका निकल गया 1360। ऑप्शन में आपको डी में दिख रहा होगा, तो 6 के 1 में डी में आप टिक मार्क करेंगे, 6 के 1 में डी में। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब जरा आ जाओ 6 का सेकेंड पार्ट, स्टॉक परचेज्ड इन जुलाई, बताओ कितना है, जुलाई में परचेज कितना हुआ? तो मेरे बच्चे जुलाई में परचेज निकालना है, ध्यान देना। सेकंड में हमें निकालना है कि परचेजेज कितने हैं, परचेजेज इन जुलाई। तो पता है हम थोड़े और एडवांस हो जाएंगे। जुलाई का भी ना पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालो। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? ये तो तरीका अप्लाई नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसके लिए परचेज आपको नहीं पता, परचेज निकालना है। तो हमने कहा ठीक है, आपको यहाँ पे पहले निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे? जुलाई का सेल्स पता है ना, ये सर सेल्स कितना है 18,10,000, 18,10,000 जुलाई का सेल्स। ये सेल्स कितने के बराबर? 125 के बराबर। तो कॉस्ट यानी कि 100 कितना, फटाफट बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 18,10,000 को हमने डिवाइड किया 125 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये आपका निकल के आया 14,48,000। बस मेरे बच्चे, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ये लिख रहा हूँ बट एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी, अगर आपको पता है तो परचेजेज और माइनस आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे कोई आप में से बताएगा क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? सर 14,48,000। ओपनिंग स्टॉक हमें पता है क्या? ये सर जुलाई का ओपनिंग स्टॉक 434,400 है, 434,400 परचेजेज हमें निकालने हैं, तो हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया। और क्लोजिंग स्टॉक इसका जो होगा वो अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक यानी कि 4,60,800। देखो आपका अगस्त का जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो 4,60,800 जो इस महीने का क्लोजिंग रहा होगा। अब निकालो परचेज, बताओ परचेजेज कितना। तो परचेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस, यानी कि ये जो 1448 है इसमें ये माइनस कीजिए। पता ना तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा होगा 434,400, और आप उसको ऐड करेंगे कितना 4,60,800। तो ये अमाउंट आ गया आपका परचेज का 14,74,400 का अमाउंट आपका ये परचेज आ गया 14,74,400। कहीं दिख रहा है 14,74,400? सर बी में दिख रहा है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, पक्का ना? ये सर 7th क्वेश्चन भी करा दो। हाँ जी सर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग जो हमने पढ़ा था ना बच्चे, उसी पे बेस्ड है। तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी आ जाए, कुछ भी, वो आपके हाथों से बच जाए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वही हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, और अब हम लोग यहाँ पे इसको बंद करते हैं, यहाँ पे इसको बंद करते हैं एंड शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
सेवेंथ पे आइए आप, सेवेंथ है ना, एक्चुअली कहने के लिए 7 है, एक एक में आपको कितने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 7th आओ ना, इस पर 1 जनवरी का एंड 31 दिसंबर का आपको बता रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिला आपको, ये सर। फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो है बच्चे उसका भी आपको दिख रहा है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिख रहा है, तीनों के स्टॉक दिख रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चे हुए हैं आपके वो 61,100, और मैन्युफैक्चरिंग के जो वेजेज पे किया गया वो 40,400। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहता है कि 91,900। देयर वाज नो अदर डायरेक्ट, इसके सिवाय कोई दूसरा डायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आने वाला खर्च नहीं है। तो कहता है बताओ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इशूड एंड यूज कितना होगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ वो पूछ रहा है, सिर्फ रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ। तो मेरे बच्चे अगर मैं 7th में निकालूं यहाँ पे 1 में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आप एक काम करना, अगर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि 17,400, मैं लिख नहीं रहा पूरा फॉर्मूला, आप समझ सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, नीचे बता रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 91,900, इतना पहले से था रॉ मटेरियल, इतना और परचेज किया, और जो बच गया रॉ मटेरियल 18,100 उसको माइनस कर दो, जो बच गया उसको तो हमने यूज किया नहीं मेरे बच्चे, तो आपका यहाँ पे 17,400 प्लस 91,900 और इसमें 18,100 को आप माइनस करेंगे तो 91,200 आपका निकल के आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो हमने कंज्यूम किया। कहीं दिख रहा है? ये सर बी में दिख रहा है, तो आप बी में टिक मार्क कर लेंगे, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आओ ना सेकंड में, अब वो पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, आपने जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया उस पर कितना कॉस्ट लगा मेरे बच्चे, ये हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताया करता था। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शॉर्ट में बना के आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। सारे खर्चे लिखो ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आने वाले, स्टार्टिंग से क्या क्या बता रहा है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी आएगा 17,400 एंड वर्क इन प्रोग्रेस का भी आएगा, मैंने बताया हुआ आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,100 रॉ मटेरियल का और आपका वर्क इन प्रोग्रेस का 11,400। ठीक है, नीचे आइए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री के और खर्चे कितने हैं 61,000, मैन्युफैक्चरिंग के ही खर्चे हैं सारे, यहीं पे लिखे जाएंगे। वेजेज भी आपने यहीं पे लिखना जी 40,400 का अमाउंट आपका। रॉ मटेरियल परचेज आपका 91,900 का अमाउंट, 91,900 का अमाउंट। और कुछ है? नहीं सर। तो बस इनको ऐड करो, इतने खर्चे किए, इसमें से इतना बच गया, तो बाकी आपका निकल के आया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो गुड्स बना के हमने तैयार किया, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड, सबका मीनिंग सेम। कितना आ गया बताओ ना। तो 17,400 प्लस 11,200 प्लस 61,100 प्लस 40,400 प्लस 91,900, इसमें माइनस किया आपने 18,100 और माइनस किया 11,400। तो मेरे प्यारे बच्चों इट्स 1,92,500। चेक कर लो 192,500 कहीं दिख रहा हो तो वहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए। 192,500 ये सर डी में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे 7th का सेकंड का डी ऑप्शन आपका सही हुआ। दिख रहा है ना, कहीं मिट तो नहीं रहा यहाँ पे? नहीं सर। अब लिख लो यहाँ पे, तो ये आपका 1 का आंसर था, इट इज़ द आंसर ऑफ सेकंड नंबर। सर ये एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, रफ में करना होगा, अगर MCQ आया तो रफ में आप काम करेंगे, और थर्ड में आप यहाँ पे, क्योंकि हम MCQ की बात करें ना, रफ में वहाँ तो सिर्फ आंसर में टिक करना होगा। थर्ड में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मेरे बच्चे जब जो बिक गया उसकी कॉस्ट अगर निकालना होगा, तो जो बिक गया मतलब फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। जरा बताओ फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना था, मतलब जो गुड्स आपके पास पहले से थे फिनिश गुड्स, वो कितने के थे 41,500 के। हमने इतने का गुड्स और बनाया मेरे बच्चे, तो 192,500 का गुड्स और हमने तैयार किया, फिनिश गुड्स तैयार किया। ये सारे बिक गए क्या? नहीं सर, इसमें से 40,700 का स्टॉक एंड में फिनिश गुड्स का बच गया।
तो मेरे बच्चे इतना फिनिश गुड्स पहले से था मेरे पास, इतना और बनाया, इसमें से इतना बच गया, तो जो बिक गया जिसको हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट कितनी, ये प्लस ये माइनस ये, यानी कि 41,500 प्लस 192,500 और माइनस 40,700, तो ये 1,93,300 आ गया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या प्रोड्यूस या सोल्ड, सर सोल्ड, जो प्रोड्यूस था वो तो ये था, जो बिका मेरे बच्चे उसकी कॉस्ट इतने की थी 193,300 का, कहीं दिख रहा आपको 19, ये सर बी में, तो बी में आप टिक मार्क कर लेंगे, सॉरी ये तो थर्ड ना, कहाँ दिख रहा है 193 थर्ड, क्या बोलते हैं डी में, तो डी में आप टिक मार्क करेंगे। सर यहाँ तो हम जीपी निकालते हैं, बदमाश जीपी तब ना जब जीपी निकालने के लिए बोलता, तो मैं यहाँ पे ये ना लिख के सेल्स लिखता और सेल्स में से इनको प्लस माइनस करते तो जीपी निकल के आता, बट जो मकसद है हम वो निकालना आपको सिखा रहे हो, फटाफट कैसे किया जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं सर। और आओ ना एक आपका देख लेते हैं, एक मैंने कॉलम वाइज आपको दिया वो भी समझ लेते हैं, काम खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, मस्ती करते हैं, आप भी अपने घर मैं भी अपने घर। कॉलम ए और बी को मैच करना, फर्स्ट कहता है कि कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन क्या एसेट्स लायबिलिटी है ना, एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस करो कैपिटल आ जाएगा, तो सी में टिक मार्क कर लेंगे, 1 का सी। ग्रॉस प्रॉफिट इज सर्टेन बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेल्स, ए में टिक मार्क कर लेंगे, मतलब 2 का ए हो गया। वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं, मैंने बताया आपको, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट डी में कर लेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन गलत है, मैं सही कर रहा हूँ इसको, अगर आपके पास कुछ और लिखा होगा तो सही कर लो, आगे के बुक में सही रखूँगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपका है, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ उसको जानने के लिए हम इसको बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है ना बच्चे, ये आपका होता है। तो ऑप्शन गलत है, मैंने सही कर दिया, हो जाता है कभी कभी गलतियां हो जाती, कोई बड़ी बात हो रही है। तो ये हमने काम ख़त्म किया, और फाइनल अकाउंट के अंदर में जो आपके हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम पे जो ट्रीटमेंट आपको सिखाया है वो भी रेलिवेंट है, उसमें से कुछ आपका एक पॉइंट उठा के बना देगा या अलग से कुछ एमसीक्यू बनाएगा, तो इसको हमने प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद मेरे बच्चे कुछ नहीं बचता। अब जाओ, जितनी ज़िंदगी में मस्ती करने का मन कर रहा होगा, जितनी मन कर रहा होगा, वो सारी मस्ती आज ही ख़त्म करो, कल मत देखना, कल हो ना हो, है ना एक मूवी आपका कल हो ना हो शाहरुख खान का, तो वो सच है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो बस आज पढ़ाई कर लिया ना, अगर कुछ बच गया तो जल्दी से पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करने के बाद जाओ जितनी मस्ती करना है कर लो। मैं तो कहता हूँ कि आज सुबह मान लो आप 6 बजे बैठो पढ़ने के लिए, मान लो इसको ख़त्म कर लिया, इसके बाद मान लो कुछ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो 12-14 घंटे और पढ़ लो आप, तो 14 घंटे और ये मतलब 15 घंटे, तो 6 बज रहे होंगे, 6 नहीं 8 बजे मान लो बैठे होंगे, 8 बजे बैठे होंगे, 15 घंटे और ऐड कर लो, और 15 घंटे ऐड करने के बाद जितना समय बच गया आज के दिन में, पता नहीं कल हो ना हो, आज जितनी मस्ती करना कर लो, किसी की बात मत सुनना, पापा मम्मी चिल्लाते रहे, डांटते रहे, डंडा लेके आपको पीटते रहे, लेकिन आप खेल मत छोड़ना, आप खेलते रहना। अगर कभी कुछ वो बोलते हैं तो मुझसे बात करा देना, लेकिन 15 घंटे इस क्लास के बाद पढ़ने के बाद जितना टाइम आज बचेगा, वो 12 बजे रात बचता है ना, 12 रात बचता है ना, उसमें जितना टाइम बच जाएगा, क्योंकि 12 के बाद नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से यही कहानी चलेगी, तो जितनी मस्ती करना है कर लो, कोई नहीं रोक सकता। आप सबको बाय बाय टाटा, मिलता हूँ नई क्लास में, अगली क्लास में, और खूब सारी मस्ती करने के लिए आप सबको बच्चे बाबा बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda answer to my accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।